भाई आज आपकी ग्रेड फर्स्ट की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, जिसकी जो बातें हैं, ठीक है ना, वो हम लोग क्या करेंगे आज करने वाले हैं। ग्रेड फर्स्ट की हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल दबा। हाँ, तो अभी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी बातें बताता हूँ। देखो किस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं टेस्ट सीरीज का लॉन्चिंग जो है आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए बस फटाफट से, जिससे कि मैं टेस्ट सीरीज की लॉन्चिंग आपको बता देता हूँ, है ना। 1 मिनट। वन मिनट। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ग्रेड फर्स्ट की है, आज बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है इसको, ऐसे एक दिन में नहीं बनती, बहुत टाइम लगता है। फिर ये कंटेंट्स भी बनाओ, ये भी बनाओ, तो टाइम तो लगता है ना चीज़ों में। आप भी समझते हैं, आप कुछ समझदार है, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जिन्हें मुझे हर एक चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करके समझानी पड़े। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो टेस्ट प्लान हमारा क्या रहने वाला है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का है, इस तरीके से आपका पूरा टेस्ट प्लान बनेगा। टेस्ट रहेंगे, टेस्ट के बाद में आप लोगों को मतलब टेस्ट के नाम भी रहेंगे, टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कितने आएंगे, ये सब कुछ रहेगा। और साथ में आप लोगों के लिए क्यूमुलेटिव टेस्ट भी रहेंगे। क्या रहेंगे मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। आप पहले तो इसको आज तो ग्रेड फर्स्ट का बता लेने दो, कल तुम्हारा बता लेंगे, ठीक है ना। कल तुम्हारा बता देंगे, आज ग्रेड फर्स्ट का बता लेने दो। आज तो अपन अपन का काम चालू करते, ठीक है ना। अपना काम चालू करते हैं। आज हमारा जो ऐसे है माई रिलेशन, और उसके बाद वेस्टमिंस्टर एबी बचा है, और उसके अलावा कोई नहीं बचा। प्रोज हमारा पूरा हो जाएगा, फिर अपन और चीज़ों पर अपना काम चालू कर देंगे। तो आज मैं आपको जो इन माई रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ, माई रिलेशन जो है, माई रिलेशंस आप लोगों का चार्ल्स लैम ने लिखा है। माई रिलेशंस किसने लिखा है? चार्ल्स लैम ने। अब मैं आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे इसके। नहीं बनाना नहीं है, किसी के भी नोट्स नहीं बनाने, सब प्रिंट आउट निकालने हैं आपको। नोट्स किसी के नहीं बनाने। नोट जितना मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, उसके बाद का अपन पढ़ाते चलेंगे, फिर लास्ट में सबकी कंबाइंड करके एक पीडीएफ अलग से डाल दूंगा। आप डेली निकलवाना चाहें तो डेली निकाल लें, नहीं चाहें तो आप उसे पढ़ लें, ठीक है ना। पिछला पढ़ के आप आएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे क्लास के अंदर। तो लेट्स बिगिन, शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चार्ल्स लैम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि चार्ल्स लैम की वीडियो आप लोगों को डलवा दी गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके अपने कोर्स में जाएंगे आप लोग, मनीष सर वाले में नहीं डलिए, मनीष सर वाले में भी डलवा देंगे आज, है ना। मनीष सर वाले में भी तुरंत अभी डलवा देंगे हम लोग। पहले तो मैं कोर्सेज में जाता हूँ, फिर मैं ग्रेड सेकेंड निकालता हूँ, ये रहा ग्रेड सेकेंड। और यहाँ पर अपन जाते हैं कंटेंट्स के अंदर, ठीक है ना। कंटेंट्स के अंदर में आप लोग जाएंगे वीडियोस के अंदर, न्यू बैच स्टार्ट्स, ये रहा। और न्यू बैच स्टार्ट्स में आप जाएंगे प्रोज के अंदर, प्रोज ये रहा। प्रोज के अंदर जाएंगे आप लोग माई रिलेशंस में, और माई रिलेशन में आप लोगों की वीडियो नहीं आई, सर ने डाली नहीं है अभी, व्यू वीडियोज एंड पीडीएफ डाली नहीं है। मैंने अभी बोल दिया था सर को, फ़ोन करके बोला था पर्सनली कि आप लोग उनका लैम्प का बता देना कि जो लैम्प का नोट्स शायद डाले नहीं है आपको। सर का भी खैर अलग ही अंदाजा है। ये नोट्स डाल दिए, वीडियो नहीं डाली है। नोट्स नहीं, नोट्स भी नहीं डाले। ये तो आप लोगों के पास आगे होगा, ठीक है ना। ये टेक्स्ट तो आगे होगा, जितना आपको पढ़ा दिया उतना टेक्स्ट तो आगे होगा, ठीक है ना। ये आज पढ़ाना है मुझे, तो ये टेक्स्ट आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या मत निकलवाइएगा अभी, है ना। अभी मत निकलवाइएगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पूरा टेस्ट भेजूंगा कंप्लीट। सर ने गलत दूसरा पीडीएफ डाल दी, मैंने सर को कई सारी पीडीएफ भेजी थी, सर ने दूसरी डाल दी है। कोई नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ये देखो, ये चार्ल्स लैम का हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो अपन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अब, और टाइम भी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। देख लो इसको। चार्ल्स लैम के बारे में हमने इलिया पूरा समझा था, और ये इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में था, तो हमने वही समझा था। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि चार्ल्स लैम, इनको इलिया कहा जाता है। फिर हमने इनका ईयर ऑफ बर्थ 1775, ईयर ऑफ डेथ, सब कुछ समझा। और इतना ही आपको जानना है, ज़्यादा नहीं समझना है, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अपन टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। रेडी? टाइम खराब करूँ कि नहीं करूँ बताओ, आप ही खुद ही बताओ, टाइम खराब करूँ कि नहीं करूँ। बताओ बताओ, टाइम खराब करूं कि नहीं करूं इसका। चार्ल्स लैम के बारे में ना बताएं, ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अपन आगे चलते हैं, बोलो।
चार्ल्स लैम के बारे में तो आप भी पढ़ लोगे, वीडियो पढ़ लेना, 10 मिनट की वीडियो है, ओनली 10 मिनट, 5 मिनट में आप सब कुछ, 5-7 मिनट 8 मिनट में 1.5 गुना में आप ये 2x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड में देख लीजिएगा, और 5-7 मिनट में आप अपना जो ये सेटअप है, ठीक है ना, उसको कर लेना। तो ये सब पढ़ा रखा है मैंने वीडियो के अंदर, उसको ही समझ लेना आप। तो अभी अपना टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि चार्ल्स लैम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको क्वेश्चन आएगा इसके टेक्स्ट से। भाई इसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो टेक्स्ट में से ही आएंगे ना भाई, माई रिलेशंस के टेक्स्ट में से आएंगे क्वेश्चंस। तो चलें, क्यों टाइम खराब करें अपन, ठीक है ना। ओके, लेट्स बिगिन। अब माई रिलेशन में क्या है, देखो माई रिलेशन जो है चार्ल्स लैम ने लिखा है। दरअसल ये लिखा क्यों है, इसका रीजन क्या है, इन्होंने क्या है कि अपने जीवन में बहुत पहले से ही, मतलब एक तरह से माता और पिता का अभाव समझा अपने जीवन में। मदर फादर तो इनके में थे नहीं, क्यों नहीं थे, क्योंकि इनकी सिस्टर थी मैरी लैम, खुद चार्ल्स लैम की। चार्ल्स लैम हमेशा फर्स्ट पर्सन को यूज करके लिखते हैं, आई का यूज करके लिखते हैं। वो हर ऐसे को पर्सनल बनाते हैं, हर ऐसे को व्यक्तित्व बनाते हैं, व्यक्तिगत बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम सुन रहे हैं। और जो माई रिलेशंस है हम उसको पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या है, किस कलेक्शन में छपा, किस कलेक्शन नहीं छपा, वो सब लास्ट में चलेगा हमारा। एक बार पूरा ओवरव्यू चलाएगा ना हमारा, जैसे आज हम ऐसे पढ़ना चालू कर रहे हैं तो 3 या 4 दिन हमको ऐसे पढ़ने में लग जाएंगे। जब ये हम पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद में मैं समरी कराऊंगा, तो समरी में मैं माई रिलेशन का पब्लिकेशन कहाँ, कैसे, कब हुआ, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट पे आना चाहूंगा, जिससे कम टाइम में अपन सारी चीज़ों को कर पाए। तो माई रिलेशन में क्या है कि खासतौर से एक आंट के बारे में, एक चाची के बारे में चार्ल्स लैम लिखते हैं, जो बड़ी अलग ही तरीके की धार्मिक महिला थी कैथोलिक का, और बुक्स पढ़ती थी प्रोटेस्टेंट धर्म की, और चर्च एक अलग चर्च में जाती थी, ठीक है ना, कहने का मतलब चैपल में जाती थी वो। और वहाँ जो है उसका युवावस्था का जो नेचर था वो अलग था, बुढ़ापे का नेचर अलग था। फिर वो अपने भाइयों के बारे में जिक्र करता है, ठीक है ना, जो खास भाई नहीं है उसके चचेरे भाई हैं, कजिन्स हैं। तो वो उनके व्यवहार, उस पर लगी हुई पाबंदियाँ, उनकी धार्मिकता, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करता है। ऐसे पढ़ते जाएंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे हम लोग, और जैसे ही पढ़ेंगे तो बहुत नए नए मीनिंग्स इंटरप्रेट होते चले जाएंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, और फिर लास्ट में हम इसको समरी करेंगे, ठीक है ना। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ही इससे हो रही है कि आई एम अराइव्ड एट द पॉइंट ऑफ लाइफ। अब चार्ल्स लैम बूढ़े हो गए, चार्ल्स लैम कहते हैं कि आई एम अराइव्ड, मैं पहुंच गया हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, जीवन के ऐसे बिंदु पर, जीवन के ऐसे बिंदु को मतलब ओल्ड एज में, किस में आ गया है वो, ओल्ड एज में आ गया है। कौन, चार्ल्स लैम। अब वो ओल्ड एज में सारी चीजें याद करता है, क्या याद करता है देखना, एट विच, मैं एक ऐसी उम्र में हूं, अ मैन में अकाउंट इट अ ब्लेसिंग। तो एक आदमी को अकाउंट यानी होता है मानना, ओके, यहां कंज्यूम करेगा, जूम करेगा, मानना, कि एक इंसान मानेगा, एक पुरुष मानेगा, क्या मानेगा, इसे ब्लेसिंग मानेगा, आशीर्वाद मानेगा। किसे आशीर्वाद मानेगा, बेनेडिक्शन किसे मानेगा वो, भाई आशीर्वाद किसको मानेगा वो आशीर्वाद मानेगा किसको आशीर्वाद मानेगा, बुढ़ापे में, कि उसे कोई याद करे या उसे अपने माँ बाप का आशीर्वाद मिले। मतलब अगर मान लो मैं बूढ़ा हो जाऊं तो क्या मुझे मेरे माँ बाप आशीर्वाद देने के लिए जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो वो यही कह रहा है कि अगर मान लो मैं अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया हूं, जीवन के ऐसे उम्र पर पहुंच चुका हूं, ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं, जिसमें एक आदमी को हमेशा ये मानना होगा कि उसको एक ब्लेसिंग मिल जाए, भाई ये आशीर्वाद है, वरदान है ये एक प्रकार का, एज, क्योंकि इट इज अ सिंगुलैरिटी, क्योंकि ये एक प्रकार की सिंगुलैरिटी हो जाती है। भाई सिंगुलैरिटी मतलब होता है जैसे एक अकेलापन, क्योंकि अब मैं एक ऐसे अकेलेपन में हूं, जब बूढ़ा हो जाता ना आदमी तो अकेलेपन में चला जाता है, अकेलापन, मैं एक ऐसे अकेलेपन में हूं, इफ अगर ही हैव आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब ये बात चल रही है एक आदमी की कि अगर एक आदमी या ही हैज, इफ ही हैज आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स सर्वाइविंग, कि ये मतलब बहुत ही आशीर्वाद वाली बात होगी कि अगर बुढ़ापे में आकर के किसी आदमी के आइदर मानी कोई भी एक उसके मम्मी पापा में से सर्वाइव यानी जीवित करता हो, लिविंग हो। भाई ये इस लाइन में वो कहना चाह रहा है, मतलब वो थोड़ा रिग्रेट कर रहा है, वो फील कर रहा है, क्या रिग्रेट फील कर रहा है, ओके, और वो थोड़ा सा अपना गहरा विचार कर रहा है, पॉन्डरिंग ओवर, ओके, पॉन्डर्स या ऐसे कर दो, ऑथर जो है या हमारे जो एलिया है वो पॉन्डर करते हैं, एलिया पॉन्डर्स ओवर
ओवर हिज ओल्ड एज, ओल्ड एज, वो अपनी ओल्ड एज के ऊपर क्या करते हैं, पॉन्डर करते हैं, विचार करते हैं, और वो कहते हैं कि इस बुढ़ापे में आपका जो साथ है आपके रिश्तेदारों से छूट जाता है, आपका कोई नहीं रहता, आपके जो पेरेंट्स कभी आपको आशीर्वाद देने के लिए थे वो नहीं मिलते, आप सिंगुलैरिटी में आ जाते हो, आप अकेलेपन में आ जाते हो, हाँ अकेलापन आ जाता है आपके पास। तो मैं आई एम अराइव्ड, मैं पहुंच गया हूं, मैं पहुंच गया हूं एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, जीवन के ऐसे पड़ाव में, मैं जीवन के एक ऐसे बिंदु पर आ चुका हूं एट विच, जिस पर एक इंसान को मे अकाउंट, एक इंसान को मानना होगा कि इट अ ब्लेसिंग, की ये एक आशीर्वाद की तरह है, एज अगर इट इज अ सिंगुलर, इट मतलब अगर वो जो है क्या है, किसमें है वो, अगर वो एक सिंगुलरिटी में है, अकेलेपन में है, तो उसको क्या चीज आशीर्वाद माननी पड़ेगी, अगर ही हैव आइदर, अगर उसके पास है, क्या है, आइदर दो में से कोई एक, कौन के में से, किन में से, दो में से, उसके मम्मी पापा, उन दोनों में से कोई एक सरवाइव करता है, ठीक है ना। आई हैव नॉट दैट फेलिसिटी, मुझे तो इस तरह का फेलिसिटी नहीं मिली, मेरा भाग्य ऐसा नहीं है, मुझे इस तरीके का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मुझे इस तरह का फॉर्चून प्राप्त नहीं हुआ। सौभाग्य फेलिसिटी बधाई होती है, और यहां पर आप बात करेंगे मुझे ऐसा फॉर्चून प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हर किसी भाई हो सकता है किसी को मिल गया हो, लेकिन मुझे तो ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। चार्ल्स लैम ही है इलिया, इलिया चार्ल्स लैम को ही कहते हैं, बिल्कुल सही है, यहां पर लिख देता हूं, इलिया इनका सूडोनेम है, ठीक है ना, चार्ल्स लेम। बताता मैं इनके बारे में, अपन अपन का ऐसे छोटे मोटे होते, बड़ा ऐसे है 1775, है ना, चार्ल्स लैम, और इन्हीं का नाम जो है इलिया है। इनकी कलेक्शन वगैरह के सबके बारे में चर्चा करेंगे, तुम टेंशन मत करो, टेक्स्ट पढ़ लो, पहले टेक्स्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जान जाओ बस, ये नाम इसका है बस, अपन को क्या काम, फिर ज्यादा ज्यादा तो अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। देखना, आई हैव नॉट दैट फेलिसिटी, मेरे पास इस तरह का सौभाग्य नहीं है, फिर एंड और समटाइम्स, कभी कभी, थिंक, मैं सोचता हूं, फीलिंगली ऑफ अ पैसेज इन, कभी कभी मुझे एक पैसेज याद आता है, मुझे कभी कभी एक पैसेज याद आता है जो टॉमस ब्राउनी की बुक का है, और टॉमस ब्राउनी की एक बुक जो थी, और उनका नाम था क्रिश्चियन मॉरल्स, ठीक है ना, क्या थी उनकी बुक, एक क्रिश्चियन मॉरल्स के नाम से थी, क्रिश्चियन मॉरल्स के नाम से उनकी एक बुक थी, ये लिख रहा देखो, है ना, ऑब्लिवियन एंड मेमोरी के बारे में लिखा था, द क्रिश्चियन मॉरल्स, ये इनकी बुक थी। तो मुझे उनकी बुक का कुछ एक पैसेज याद आता है, वो सुनना आप, कि समटाइम्स, कभी कभी, थिंक, मुझे महसूस होता है कि मैं महसूस कर रहा हूं, या मैं सोचता हूं कि मुझे महसूस हो रहा है, एक पैसेज जो मैंने किसका पढ़ा था, वो मैंने टॉमस ब्राउने का पढ़ा था, THOMAS, टॉमस ब्राउने। आपको ये थोड़ा सा मैंने सोच समझ के, इन्वेस्टिगेट करके ही सारी चीजों को लिखा है। तो टॉमस ब्राउने का एक ऐसे था जिसका नाम है क्रिश्चियन मॉरल, ठीक है, ये रहा, और उन्होंने जो लाइन लिखी थी वो लाइन यहाँ भी लिखी हुई है। दरअसल टॉमस जो आपके ब्राउने हैं वो कौन है, टॉमस ब्राउने एक ऑथर है और एक फिजिशियन है, ठीक है ना, लेखक भी है और फिजिशियन भी है। इनका जन्म 1605 में हुआ था, और इनकी जो डेथ है वो 1820, मतलब सॉरी, जो इनका जो जन्म है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अपन को थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा नेट पर, क्योंकि हमारे भी राइटर काम के नहीं है, मैंने आज तक नहीं पढ़े, मैंने आज तक नहीं पढ़े टॉमस ब्राउने, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। देखो मैं सही बात बताता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो टॉमस ब्राउने, ये रहे 1605 से 1682 है ये, इन्होंने क्या फिगर गलत कर रखा है, 1682 है, ठीक है ना, 1605 से 1682, ये 1682 है, 1882 तो कैसे रह सकते हैं। देखना, ये टॉमस ब्राउने हैं, ऑथर एंड फिजिशियन है, और आप ये बॉर्न 1605, और यहाँ पर ये 1882 की जगह 1682 आप नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश पॉलीमैथ एंड ऑथर, की वर्क्स जो है ज्यादातर रिलीजियो मेडिसी लिखा था इन्होंने, और हाइड्रोपैथिया भी हाइड्रोपैथिया है ये, इसको सही कर लेना, हाइड्रोपैथिया भी है, द गार्डन ऑफ साइरस भी है। इनको खैर मतलब नहीं है अपन को इन चीज़ों से, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इनका जो ऐसे है, इन्होंने एक ऐसे पढ़ा था, किसने, चार्ल्स लेम ने, या इनका ऐसे में एक पैसेज आया था, वो पैसेज पढ़ा था, और उस बुक का नाम क्या था, क्रिश्चियन मॉरल्स, ये बुक का नाम था।
और ये जो बुक है ये किनकी थी? बिल्कुल सभी क्लास में कनेक्ट हैं। क्या आप सारी क्लासेस की रॉ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दोगे पिछली वाली की? बिल्कुल करवा देंगे आपको, सारी रॉ पीडीएफ सारी दे देंगे, आप बेफिक्र रहो। अभी आप मुझे कॉल कर लेना है ना, मुझे, मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर अपन कॉल कर लेंगे, फिर माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट होता है। समझना, आप अच्छे से समझना कि भाई जो टॉमस ब्राउन है, नाम याद रहेगा क्या आपको? बताओ, टॉमस ब्राउन का नाम याद रहेगा? नाम याद रख लेना। आपसे पूछेगा भाई कि ये लाइन किस पैसेज से है, तो आप ये सोचेंगे कौन को याद करता है वो, तो याद करना टॉमस ब्राउन को याद करता है, और उनका जो है क्रिश्चियन मॉरल, तो उन्होंने क्रिश्चियन मॉरल्स नाम से एक बुक लिखी थी, उसका एक पैसेज है, और वेयर ही स्पीक्स, जहां पर वो बोलता है ऑफ ए मैन, एक ऐसे इंसान के बारे में, दैट हैज लिव्ड 60 और 70 ईयर्स इन द वर्ल्ड, जो कि 60 या 70 साल तक इस दुनिया में जिया। 60 यानी कि 60 और 70 यानी कि 70 साल तक, वो 60 या 70 साल तक उस दुनिया में जिया। तो वो क्या बोलते हैं उसके बारे में देखना, इन सच अ कंपास ऑफ टाइम, इन सच अ कंपास ऑफ टाइम, वो कहते हैं कि ये जो ऐसे कंपास ऑफ टाइम मतलब समय के ऐसे चक्र में, समय के ऐसे फेर में, ही सेज, वो कहता है कि ए मैन में हैव अ क्लोज एप्रीहेंशन, कि एक इंसान को एक नजदीकी एप्रीहेंशन फील होगा, व्हाट इट इज टू बी फॉरगॉटन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है एक डर महसूस होना, एक डर महसूस होना, कि एक आदमी को एक भय लगेगा। किस चीज का भय लगता है? मतलब जब 60 या 70 साल की उम्र हो जाती है इंसान की, 60 या 70 साल की जब आदमी को एक भय लगता है, और भय किस चीज का लगता है? कि व्हाट इट इज टू बी फॉरगॉटन। ओके, when he has lived to find none who could remember his father, or scarcely the friend of his youth, and may sensibly see with what a face in no long time oblivion। पहले आप इसको समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि एक आदमी जैसे जैसे समय गुजरता है या ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जहां पर वो बहुत उम्र निकाल चुका है, तो एक आदमी जो है इतना क्लोज है इस भय के, इतना नजदीक आ जाता है, उसे डर लगता है कि इट इज टू बी फॉरगॉटन, कि इस आदमी का जो जीवन है उसको भुला दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही when जब he has lived to find none, क्योंकि जब वो जीता था, ठीक है ना, to find none, उसको ऐसा कोई नहीं मिला who could remember his father, जो उसके पिताजी को याद कर सके, और scarcely his friends of his youth, और क्यों कि वो अपने युवा को याद रख सके। जैसे मानो कि आज मैं हूं, तो मैं अपनी पुरानी पीढ़ी या अपनी जो एक्सपायर हो गई जिन पीढ़ियों को मैं आज याद करता हूँ, मेरे दादाजी को या और कोई को आज याद करता हूँ मैं नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के जाने के बाद किसी को याद नहीं करते। तो ऐसे ही कह रहा है कि मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मुझे भुला नहीं दिया जाए। ये बात वो बोलता है कौन? वो आदमी जो कि किसमें है? क्रिश्चियन मॉरल्स के अंदर है। क्रिश्चियन मॉरल्स जो किसने लिखा है? वो लिखा है किसने? टॉमस ब्राउने ने लिखा है। वो सॉरी, हाँ सही है, टॉमस ब्राउने ने लिखा है। और वो क्रिश्चियन मॉरल में यही लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है उसको ये डर लगा रहता है कि उसको समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कंपास चलेगा आगे, वैसे वैसे उसको भुला दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि उसने किसको बुलाया? व्हेन ही हैज लिव्ड टू फाइंड नन, जब उसको ऐसा कोई नहीं मिला जिसमें वो ढूंढ सके किसी ऐसे व्यक्ति को, हु कुड रिमेंबर, जो उसे याद है, हिज फादर, उसके पिता, और स्कार्सली द फ्रेंड्स, और मुश्किल से वो दोस्त, ऑफ हिज यूथ, जो उसकी युवावस्था के हैं, एंड मे सेंसिबली सी, और वो समझदारी के साथ इस बात को देखेगा। क्या देखेगा? विद वॉट अ फेस इन नो लॉन्ग, कि जो चेहरा था, जो चेहरा, उसका खुद का जो चेहरा है, इन नो लॉन्ग टाइम, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, ओब्लिवियन, वो भी क्या हो जाएगा? फॉरगेटफुल हो जाएगा, वह भी भुला दिया जाएगा, वो विस्मृति को प्राप्त कर लेगा। विल लुक अपॉन हिमसेल्फ, जो आज वो अपने ऊपर देखता है। मतलब यहां पर अगर इसको सार को बोलें, क्योंकि ये लाइन थोड़ी अजीब सी होगी ना, पेचीदी सी, लेकिन अब अगर अपन दोबारा पढ़ेंगे ना इसको तो अब समझ में आएगी पूरी तरीके से। यहां से पढ़ेंगे, अब यहां से पढ़ेंगे ना, पूरी अच्छे से समझ में आएगी। अब ये ही सेज को तो निकाल दो बाहर। अब बाहर निकाल के क्या बोल रहा है? देखो टॉमस ब्राउन बोल रहा है इन सच अ कंपास ऑफ टाइम, कि समय के ऐसे चक्र में, समय के ऐसे पहिए में, ए मैन मे हैव अ क्लोज एप्रीहेंशन, एक इंसान को प्राप्त हो सकता है, यानी बुढ़ापे में एक इंसान को डर लग सकता है। व्हाट, किस चीज से? इट इज टू बी फॉरगॉटन, कि ये सब कुछ भुला दिया जाएगा। व्हेन, जब ही हैज, जब वो ही हैज लिव्ड, हैज है ये, जब ही हैज लिव्ड टू फाइंड नन, क्योंकि वो जब जिया था या जब वो जिंदा है
तो उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता हु कुड रिमेंबर, जिसे याद है हिज फादर, उसके वो पिता जो एक्सपायर हो चुके हैं, और उसे मुश्किल से वो दोस्त याद होंगे जो उसकी युवावस्था के होंगे। यानी कि ना तो इंसान अपने मतलब अतीत की सारी चीजों को वो भूल जाता है, बुढ़ापे में आकर के बुद्धि सटक जाती है। जैसे कि अगर याद हो आपको कि अटल, उसको कहते हैं डॉटेज। विलियम शेक्सपियर ने एक लाइन बोली थी, देखो, एंड देन अ लास्ट स्टेज, ओके, लास्ट एज, दिस इज द सेकंड चाइल्डहुड, मतलब इसे दूसरा बचपन कहते हैं, कि जब वो भूल जाता है, वो याद की हुई सारी चीजों को भूल जाता है, कोई चीज कहाँ रखी है वो भी भूल जाता है। वो लाइन मुझे मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ कि वो ये कि जब आदमी के जो उसके आंखें कमजोर हो जाती है, उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, उसका टेस्ट कमजोर हो जाता है, तो उस समय पर वो सेन कंप्लीटली जो हो जाता है, सेन हो जाता है उसकी लाइफ में, सब कुछ बैलेंस्ड, सब खत्म हो जाता है। तो वो कहता है कि वही दांत चले जाते हैं, आंख चली जाती है, वो बताया ना सटियापा, तो उसमें इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है। जैसे आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी याद होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत फेमस कवि थे, और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ ने भारत के, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छी याददाश्त थी उनकी, याददाश्त क्षमता खतरनाक थी। लेकिन जब वो एक्सपायर हुए, जब मरे, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं पहचान पाए, ठीक है ना, नहीं पहचान पाए। तो ऐसे ही है कि जब हम बुढ़ापे की उस स्थिति में होते हैं, ठीक है ना, तो जो बुढ़ापे की उस स्थिति में होते हैं, जब हम लोग अपने परिवार के लोग, अपने निजजन, अपने रिश्तेदार सबको भुला बैठते हैं, तो मैं अब एक ऐसी अवस्था में हूँ जहाँ पर मुझे कुछ जो चेहरे हैं वो याद आते हैं, कुछ नाम याद आते हैं, और वो नाम क्या है, और मैं धीरे धीरे इनको भूल जाऊँगा। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे ये सब मैं भूल जाऊँगा। जो मुझे अभी सामने दिखते हैं मुझे याद है, और जो नहीं है वो मुझे याद नहीं है। अब वो बुढ़ापे में याद करता है तो क्या करता है, देखो, वो सब कुछ समय की जो चक्रव्यूह है सब खत्म कर देता है। गॉन, अननोन, लॉस्ट, लॉन, लॉस्ट, गॉन, ये सब लिखा हुआ है। ये अननोन, मेरे लिए सब कुछ अज्ञात है, सब कुछ जा चुका है, खो चुका है, अकेला हूं, इस तरीके से लाइफ हो जाती है। आई हैड एन आंट, मेरी एक चाची है, मतलब कोई रिश्तेदार है उसकी, उसके बारे में कहता है। न दाना ना नाना, ठीक है, देखो अब कुछ याद नहीं है। अ डियर एंड गुड वन, एक प्यारी चाची है, प्यारी है मतलब मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्यारी चाची है मतलब लवेबल है, लवली है, लवली कह दो आप, बड़ी प्यारी सी चाची है। और गुड वन, और एक अच्छी इंसान है, जेंटल लेडी है, एक डिसेंट लेडी है, एक भली महिला है, डिसेंट लेडी है, चाची की बड़ाई कर रहा है वो। ओके, शी वॉज वन whom single blessedness had sold to the world। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि मतलब क्या है कि शी वॉज वन, चाची उसकी ऐसी महिला है, whom, जिसका सिंगल ब्लेस्डनेस, सिंगल ब्लेस्डनेस मानी होता है कुआरापन, अकेलापन। चाची भी अकेली थी, अकेलापन था चाची की लाइफ में भी, क्या है, अकेलापन है, कुआरापन है। चाची बेचारी जिंदगी भर क्या थी, कुआरी थी। ऐसे माना कुआरीपन मतलब होता है कि विधवापन हो सकता है, मतलब यहाँ पर चाची के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उसने ऐसे कोई जिक्र तो किया नहीं। अकेलापन, चाची भी अकेली रहती थी, या तो उसके पति छोड़ गए थे या फिर उसके पति जीवित नहीं थे, चाचा तो थे नहीं। तो कि चाची जो है अकेली रहती थी, अकेलापन रहता था उसके। एंड हॉट सॉर्ड, इसीलिए वो रूखी बन गई थी, रूखी बन गई थी, वो रफ बिहेवियर हो गया था उसका, हार्श बिहेवियर हो गया था। किसके प्रति? टू द वर्ल्ड, दुनिया के प्रति। शी ऑफन यूज्ड टू से, वो प्राय कहा करती थी, दैट आई वॉज द ओनली वन, आई मतलब लैम, अकेला इंसान है, ओके, एक ऐसी अकेली चीज है, इन इट, इस दुनिया में, इस दुनिया में, इस दुनिया में लैम ही अकेला ऐसा व्यक्ति है, ऐसी चीज है, विच शी लव्ड, जिसे वो प्यार करती है। यानी कि कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के प्यार को प्राप्त करने के लिए, मतलब वो लैम को प्यार करने के लिए, लैम को अपने बच्चे की तरह पालने के लिए, पोसने के लिए, उस बच्चे की तरह रखने के लिए, वो कहती है कि मैं तुझे ही प्यार करती हूँ, इस दुनिया में सबको वो दरकिनार कर देती है। वो अब ये बता रहा है, अपने रिश्ता बता रहा है कि मेरी जो चाची है उसके साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप था। वहां चाची मेरे को अकेले, मैं अकेला बच्चा था जिसको वो प्यार करती थी। एंड व्हेन शी थॉट, और जब वो ये सोचती थी, आई वॉज क्विटिंग इट, कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूं। जब वो ये सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू दुनिया को छोड़ जाएगा, तो देखो, जब वो ये सोचती थी कि मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूं, तो देखो कि एंड, और व्हेन शी थॉट, जब चाची को ये लगता, ये विचार आता कि आई वॉज क्विटिंग इट, कि मैं भी इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा, ओके, इट मतलब ये वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा, तो क्या होता, शी
शी ग्रीव्ड, तो वो दुख मनाती, ओके वो दुख मनाती, ओवर भी मेरे ऊपर, उसकी इतनी मेरे साथ सहानुभूति थी, वो मेरे से दुख मनाती, मेरे से जुड़ जाती विद मदर्स टीयर्स। बिल्कुल ऐसे आंसू आते जैसे माँ के आंसू आते हैं, मतलब चाची मेरे से एक माँ की तरह रखती थी मुझे, एक माँ की तरह लाड़ प्यार देती थी, एक माँ के जैसा स्नेह देती थी। हाँ, अनमैरिड का मतलब ऐसे सिंगल जो ब्लेस्डनेस होती है ना, उसको बैचलरशिप भी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सिंगल ब्लेस्डनेस को बैचलरशिप भी कहते हैं। मैंने इस बात को समझाया कि इसे अनमैरिड क्यों नहीं कहा, क्योंकि चाची है, मैंने आगे बताया आपको कि चाची है तो अनमैरिड तो होगी नहीं, और उसके कजिन्स भी हैं यानी चचेरे भाई बहन हैं, तो इसका मतलब है तो पति छोड़ गए हैं या फिर पति इसमें जिंदा नहीं है। मैंने इसमें सीमा मीना आगे इसको एक्सप्लेन किया था। भाई मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ चीज़ों में, ठीक है ना, एक रफ एंड ड्राई तरीके से पढ़ाने लगता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जिसमें आप लोगों की राय में जान लूँ। तो देखना यहाँ पर आप गलत करके सही करने में चीज़ें याद रहती है, और अगर सही 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 पढ़ाते जाएंगे बोर हो जाएंगे। एंड वैन शी थॉट, और जब उसने सोचा कि आई वॉज क्विटिंग, जब उसने सोचती कि भाई मैं अब इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, तो वो दुख मनाती कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चले जाए, तो वो क्या करती, माँ के जैसे आंसू बहाने लगती। आ पार्शियलिटी क्वाइट सो एक्सक्लूसिव माई रीजन कैन नॉट ऑल टुगेदर अप्रूव। लेकिन ये जो पार्शियलिटी होती चाची की, मतलब ये जो पक्षपात चाची करती थी, ठीक है ना, कि वो मतलब क्या है कि वो किस तरह का पक्षपात की बात करता है, बताओ किस तरह की पार्शियलिटी की बात करता है, कि लव ओनली फॉर लैम, लैम के लिए प्यार, एंड हेट फॉर द होल वर्ल्ड, और एंड द हेट फॉर द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया से वो नफरत करती थी। कि लव केवल किसके लिए था, लैम के लिए, और हेट किसके लिए थी, पूरी दुनिया के लिए। तो ये जो पार्शियलिटी थी, ये जो पक्षपात था, क्वाइट, पक्षपात लिख दूं मैं इसको, कि ये पक्षपात जो था वो क्वाइट यानी बिल्कुल, सो बहुत, एक्सक्लूसिव यानी क्या था, एकमात्र था, स्पेशल था। ये पक्षपात बिल्कुल स्पेशल था, और इसी वजह से माई रीजन, मेरा जो विवेक है, मेरे जो तर्क है, कैन नॉट, नहीं सकते, ऑल टुगेदर लगभग, अप्रूव यानी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता कि चाची अपना इस तरह का रवैया, इस तरह का प्रेम मेरे लिए क्यों दिखाती थी, पूरी दुनिया से अलग, मुझे एक अलग स्नेह, मुझे एक अलग लगाव, जबकि भाई बड़े बूढ़ों की नजर में सब एक जैसे होने चाहिए, लेकिन यहां पर मेरे लिए बिल्कुल एक अलग सा लगाव था। बिल्कुल मनीषा, आपके भी कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बीच बीच में कमेंट्स को जो है नहीं पढ़ सकता। क्रिश्चियन में मासी, मामी, चाची, बड़ी मामी, सबके आंटी बोलते हैं, बिल्कुल सबको ऐसी बोलते हैं। लैम कौन है, लैम लेखक हैं। सुमित्रा कंवर, आप शायद शुरू से नहीं आए हैं। चार्ल्स लैम है, चार्ल्स लैम इस ऐसे के राइटर हैं, ऑथर हैं, और वो अपनी चाची की कहानी सुना रहे हैं कि मेरी चाची कितनी मिलनसार थी, मेरी चाची का व्यवहार मेरे प्रति कैसा था, मातृत्व रखती थी, माँ जैसा व्यवहार करती थी, मुझसे जुड़ी रहती थी, और वो दिखावे के लिए मुझे केवल एक्सक्लूसिव प्यार करती थी, यानी उसका प्यार मुझे अपने लिए तो दिखावा ही लगता था। आगे देखना, शी वॉज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट पोरिंग ओवर गुड बुक्स, वो सुबह से लेकर के शाम तक, कब से कब तक, ओके सुबह से लेकर के ओके शाम तक, रात तक, पोरिंग ओवर मानी कि मतलब क्या, डूबना, डूबते रहना, डूबना, वो डूबी रहती थी, डूबना, सुबह से लेकर शाम तक वो डूबी रहती थी, डूबना, किसमें डूबती थी वो बताओ, सुबह से लेकर शाम तक किसमें डूबी रहती थी, गुड बुक्स, अच्छी अच्छी किताबों में। लैम्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, उनका ही ऐसे हैं बिल्कुल, और थोड़ा सा क्या है, जुड़ जाओ ना टाइम पर तो बहुत बढ़िया रहे, टाइम पे नहीं जुड़ते आप। तो देखना कि शी वॉज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट पोरिंग ओवर गुड बुक्स, वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती थी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई जो आंट थी, चार्ल्स लैम की आंट थी, वो करती क्या थी, दिन भर करती क्या थी बताओ, दिन भर क्या है, सुबह से लेकर शाम तक वो गुड बुक्स पढ़ती थी, अच्छी किताबें पढ़ती थी, ठीक है ना, वो किताबें पढ़ती रहती, अच्छी 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 किताबों का मतलब धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक, RELIGIOUS, रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी, वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी, ठीक है ना, एंड और डिवोशनल एक्सरसाइजेस, और भक्ति में ही अभ्यास करती थी, मतलब वो कुल मिलाकर के हमेशा किस में लगी रहती थी, वो जो भक्तिगत जो अभ्यास है उसमें लगी रहती थी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती,
पूरी दुनिया उसके लिए अलग अलग थी और वो बिल्कुल सबसे अलग होकर के वो क्या करती, भक्ति में अभ्यास करती। कहने का मतलब वो प्रॉपर पूरे दिन भर में भक्ति में भाव में रहती। हर फेवरेट वॉल्यूम्स, उसके जो पसंदीदा वॉल्यूम्स थे कौन कौन से थे, मतलब जिनको वो पढ़ती थी वो पसंदीदा वॉल्यूम्स कौन कौन से थे, बर टॉमस ए कैंपस इन किसने, स्टैनहॉप ट्रांसलेशन, स्टैनहॉप ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था। ठीक है ना। अब ये कौन सी बुक है, नीचे लिख रही है देखना, नहीं लिख रही है, मुझे ये लिखना पड़ेगा। चलो देखना, दरअसल इसमें क्या है कि बुक का नाम लिया नहीं इन्होंने, चलो मैं लिख देता हूं। हाँ, टॉमस ए कैंपस, टॉमस ए कैंपस, ठीक है ना। तो टॉमस ए कैंपस की बुक थी और वो टॉमस की जो टॉमस ए कैंपस की जो बुक थी उसका नाम था इमिटेशन, द इमिटेशन ऑफ किसका, क्राइस्ट, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये बुक थी। द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, जिसका ट्रांसलेशन किसने किया था, ट्रांसलेटेड बाय, लिखा हुआ है, किसने किया था, स्टेनहोप ने। स्टेनहोप ने किया था। तो देखो ये ऐसे धार्मिक वॉल्यूम पढ़ती थी, मतलब वो जो है टॉमस ए कैंपस का वर्क पढ़ती थी और उसका नाम था द, जैसे कहते हैं ना कि वॉल्यूम्स वर शेक्सपियर, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरीके से। एक रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक भी पढ़ती थी, मतलब रोमन कैथोलिक प्रेयर पढ़ती थी, मतलब वो खुद प्रोटेस्टेंट थी लेकिन वो पढ़ती कौन सी बुक थी, कैथोलिक बुक पढ़ती थी। विद द मैटिन्स, मैटिन्स यानी जिसमें मॉर्निंग प्रेयर की बात होती थी, या मॉर्निंग प्रेयर भी पढ़ती थी उस प्रेयर वाली बुक में, मॉर्निंग प्रेयर, और क्या भी पढ़ती थी, एंड कंप्लाइंस, और कंप्लाइंस यानी होता है जो इवनिंग प्रेयर होती है, शाम वाली प्रार्थनाएं, उनके बारे में पढ़ती थी वो रेगुलरली। मतलब वो पूरी तरह से प्योरली एक धार्मिक महिला थी, प्योरली अ स्पिरिचुअल लेडी या रिलीजियस लेडी। हाँ सर, प्लीज़ सबका टेक्स्ट एक बार में डाल दो जिससे मैं निकाल लूँ। मेरे गांव से लाल सूट बहुत दूर है, मैं लड़की हूँ, रोज़ रोज़ घर वाले भेजते नहीं हैं। एक बार एक पहले ही कहा मैंने पर इग्नोर कर दिया, प्लीज़ सर जी। दीपक मीना, हमारे लिए कितना कष्ट हुआ है काम है ये, है ना। हम आप संजय सर के नंबर ले लो, संजय सर से बात करना आप इस मामले में, ठीक है ना। कुछ तो आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, उनको जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं भी थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता हूँ। आपके पास नंबर हैं, नंबर नहीं है तो नंबर मांग लो, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर लो। सारा देखो, मैं केवल पढ़ाने के काम करता हूँ, PDF बनवा देता हूँ, नोट्स बनवा देता हूँ, जो कुछ कह देता हूँ वो नहीं रिकॉर्ड करते, तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं लिख देता हूँ उनको कि ये करना है, लेकिन ऑपरेटर नहीं करते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब बताओ क्या करना है, आपके सवालों के जवाब दूं या ऐसे पढ़ाऊं। ये बहुत ऐसे क्या है कि टफ चीज़ें हो जाती हैं, तो सुनना आप, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो वो क्या कह रही है, क्या कह रहा है वो, हर फेवरेट वॉल्यूम्स की, उसके जो पसंदीदा वॉल्यूम्स थे, बट टॉमस ए कैंपस था, ठीक है ना। और टॉमस ए कैंपस की जो रचना थी द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट उसकी थी, और उसको जो ट्रांसलेशन किया हुआ था स्टेन होप ने ट्रांसलेट किया हुआ था। और फिर वो एक रोमन कैथोलिक प्रेयर भी पढ़ती थी, वो खुद प्रोटेस्टेंट थी लेकिन वो पढ़ती कैथोलिक बुक्स थी। विद द मैटिन्स एंड कंप्लाइंस रेगुलरली सेट डाउन टर्म्स विच आई वॉज एट द टाइम टू यंग टू अंडरस्टैंड। उस समय पर ये जो शब्द थे कौन कौन से,
ये जो टर्म्स थे कौन कौन से, मैटिन्स और कौन कौन से जो शब्द थे, कंप्लायंस नाम के जो शब्द थे, रेगुलरली सेट डाउन, वो नियमित रूप से क्या है वहां पर नियमबद्ध थे, ये नियमबद्ध होते थे। मतलब क्या है कि वो हर चीज में नियमबद्ध रहती थी। और कहते हैं ना जैसे कई लोगों का होता है कि सब धर्म को पढ़ो, सब धर्म संभाव, ऐसे कहते हैं ना, तो वो धर्म वो थी प्रोटेस्टेंट, लेकिन आगे क्या है कि वो कैथोलिक चीज वो क्या करती थी, कैथोलिक बुक्स को पढ़ती थी। आ रहा ना रोमन कैथोलिक प्रेयर, ये प्रोटेस्टेंट बुक है, ये कैथोलिक बुक है। टर्म्स, वो कुछ टर्म्स को जो ये जो टर्म्स थे कौन कौन से, ये मैटिन और ये जो एम और सी, ये जो टर्म्स थे मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर, ये उस समय पर मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे जब मैं बहुत छोटा था और मैं समझ नहीं पाता था कि मॉर्निंग प्रेयर क्या होती है और इवनिंग प्रेयर क्या होती है। ये यहाँ पर ये बुक पढ़ रही है, चाची का काम है बुक पढ़ना। एक तो कौन सी बुक पढ़ती है वो, एक तो ये वाली टॉमस ए कैंपस, और एक पढ़ती है किसको बताओ, रोमन कैथोलिक प्रेयर। ये दोनों बुक्स के नाम याद रखना। अब तक 3 लोगों के नाम याद आए हैं, 3 लोगों के आए हैं। एक तो टॉमस ब्राउनी का नाम आया है, एक टॉमस ए कैंपस का नाम आया है, एक आप लोगों को यहाँ पर रोमन कैथोलिक प्रेयर, ये तीनों। अब वहां जो बुक थी कौन सी, टॉमस ब्राउनी की, कौन सी थी वो बुक बताना। टॉमस ब्राउनी की बुक का नाम बताओ कौन सी थी, टॉमस ब्राउनी की बुक, विराम मीना आप बताओ, टॉमस ब्राउनी की बुक का नाम बताओ कौन सी थी। नहीं, रोमन कैथोलिक नहीं थी, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट भी नहीं थी, क्रिश्चियन मॉरल्स थी, क्रिश्चियन मॉरल्स, मनीषा शर्मा सही थी, क्रिश्चियन मॉरल्स थी। चलो देखो अब अपन आगे चलते हैं, क्रिश्चियन मॉरल्स थी। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। शी परसिस्टेड इन रीडिंग दैम, सी परसिस्टेड मानी होता है इन्वॉल्व हर सेल्फ, वो अपने आप को शामिल करके रहती थी, इन्वॉल्व हर सेल्फ, वो इन्वॉल्व थी और उसने अपने आप को इतना लिप्त कर रखा था, इतना बिजी कर रखा था इनमें, किसमें, रीडिंग दैम, उन किताबों को पढ़ने में, वो किताबों में पढ़ने में व्यस्त रहती थी। अल्दो हालांकि एडमोनिस्ट डेली कंसर्निंग दियर पैपिस्टिकल टेंडेंसी, और वो जो अपनी जो टेंडेंसी होती थी कौन सी, वो जो उनका जो कैथोलिक दृष्टिकोण होता था। तो देखना यहाँ पर अल्दो हालांकि, एडमोनिस्ट यानी होता है धमकाया जाना, धमकाया जाना, उसे चेतावनी देना, धमकाना, उसे धमकाया जाता था डेली मानी रोजाना, कंसर्निंग यानी संबंधित, किससे, किससे संबंधित, संबंधित पैपिस्टिकल टेंडेंसी, पैपिस्टिकल यानी कैथोलिक व्यू पॉइंट, कैथोलिक दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, मतलब उसको जैसे देखो वो इन्हें पढ़ती रहती थी, खूब पढ़ती, हालांकि उसके अंदर जो एक भाव था क्या, तो भाई उनके उसके अंदर भाव था प्रोटेस्टेंट होने का, और बाहर से वो पैपिस्टिकल जो क्या पढ़ रही है, टेंडेंसीज को पढ़ रही है। तो मतलब ऐसी किताब पढ़ रही है, वो विरोधी किताबें पढ़ती थी। मतलब ये इसके जो व्यवहार है ना, इसमें क्या कहना चाहता है, वो यूं कहना चाहता है कि वो प्रोटेस्टेंट होकर के भी कैथोलिक बुक्स भी पढ़ती थी, और अलग तरह से सभी सभी धर्मों को वो समान भाव से देखती थी। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि आप है ना कि एक भाव को आपने इग्नोर कर दिया, एक भाव को रख लिया, ऐसे अलग अलग भावों में वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, और वो सभी भावों को एक समान मानती थी। तो देखना यहाँ पर सभी धार्मिक विचारधाराएं उसके अंदर रहती थी। एंड वेंट टू चर्च, और चर्च जाती थी एवरी सबात, हर सबात को। सबात क्या होता है, एवरी सबात क्या होता है, जानते सबात क्या होता है, एवरी सबात, हर सबात वो चर्च जाती थी। भाई उसके अंदर, भाई कैथोलिक बुक पढ़ेगी तो कैथोलिक बातें दिमाग में सेट होंगी, प्रोटेस्टेंट होने के बाद कैथोलिक होना, ये दोनों धर्म एक दूसरे के विरोधी है, पर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबात मानी होता संडे, सबात मीन्स होता संडे। अब चलते हैं अपन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में डिफरेंस, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट धर्म में डिफरेंस।
तो देखो, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म लाइज इन अथॉरिटी एंड साल्वेशन। तो देखो, कैथोलिक जो फॉलो करते थे पॉप को, कैथोलिक पॉप को, स्क्रिप्चर को एंड सैक्रेड ट्रेडिशन को फॉलो करते थे और साल्वेशन में विश्वास, मुक्ति में विश्वास करते थे इन ए प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग फेथ एंड वर्क्स। जबकि प्रोटेस्टेंट जो होते थे वो अडियर टू 16 स्क्रिप्चर्स, केवल धर्म पर ही थे, वो बटे हुए फेथ पर थे। ये कहते थे कि पॉप यानी पादरियों पर, पुजारियों पर विश्वास करते थे ये, और पादरियों के ही विश्वास पर जीते थे। और ये लोग क्या थे, प्रोटेस्टेंट लोग जो थे वो केवल धार्मिक ग्रंथों पर ही जीते थे। तो वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है प्रोटेस्टेंट्स के, और फिर वो कैथोलिक चीज़ों को भी पढ़ती है, प्रेयर वगैरह, पॉप की प्रेयर वगैरह। कहते हैं कि पॉप जो कैथोलिक व्यू पॉइंट है वो उसको धमकाता है कि वो प्रोटेस्टेंट वर्क्स को ना पढ़े, लेकिन वो पढ़ती है। फिर वो हर संडे चर्च में भी जाती है एज अ गुड प्रोटेस्टेंट, एक अच्छे प्रोटेस्टेंट की तरह। भाई प्रोटेस्टेंट होते हैं ना, प्रोटेस्टेंट कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च जाकर के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। ओके, शुड डू, जैसे कि एक प्रोटेस्टेंट को करना चाहिए वैसे ही वो करती है। मतलब वो पंडित भी है, वो पंडित भी है, मस्जिद भी जाती है, ऐसी है। दीज वर द ओनली बुक्स, ये केवल वो किताबें थी, सी स्टडीड, जो पढ़ती थी वो, मतलब कुल मिला के वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी। शी वॉज इंटरेस्टेड, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड या कीनली इंटरेस्टेड, शी वॉज कीनली इंटरेस्टेड ओनली इन रिलीजियस बुक्स। अब ये बुढ़ापे में ऐसे ही हो जाता है, बुढ़ापे में माला फेरने का ही काम रहता है और कोई काम नहीं, मन नहीं करता दूसरे काम। कोई कहते बुढ़ापे में आपसे मूवी देख लो, चलो वो आ रही है, शक्तिमान आ रहा है, आपसे कह रहा है है ना, ये उन्हीं का ही है, यहूदी वर्ड है सबात। जैसे वो कहते हैं ना अपने फ्राइडे को क्या कहते हैं, जुम्मा, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ही उनके शब्द हैं। तो अभी लैटिन फ्रेज है ना, लैटिन वर्ड होते हैं ये सब लिए गए। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ से सुनना, कहाँ थे अपन, हाँ, कि बुढ़ापे में अगर आपसे कहे कि कोई सलमान खान और गोविंदा की मूवी आ रही है देख लो, आप नहीं देखोगे, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा जो दिल है, दिमाग है, वो सब धार्मिक हो जाता है। तो देखो दो, हालांकि आई थिंक मुझे लगता है एट वन पीरियड ऑफ अर लाइफ, अपने जीवन के एक अवधि में, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि मतलब युवावस्था में, एट वन पीरियड ऑफ अर लाइफ मतलब अपनी युवावस्था में, अपनी युवावस्था में, किसकी युवावस्था में, उस चाची की युवावस्था में। उसने मुझे बताया था कि चाची की युवावस्था में चाची ने क्या किया था कि शी हैड रेड, उसने पढ़ी थी विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन, बड़ी संतुष्टि के साथ, संतुष्टि मतलब होता है रुचि के साथ, पूरी रुचि थी उसको। किसको पढ़ा था उसने पूरे इंटरेस्ट के साथ, एक किताब को पढ़ा था। और वो किताब, अब भाई देखो युवावस्था में कौन धार्मिक किताबें पढ़ता है। आज तुमसे कोई कहे कि यार ऐसे करो, भगवत गीता रामायण का पाठ करो रोजाना, तो मन नहीं करेगा तुम्हारा करेगा भाई ऐसी रोमांटिक मूवीज देखें या रोमांटिक किताबें पढ़ें। तो देखना कि दीज वर द ओनली बुक्स, ये वो किताबें थी, धार्मिक किताबें, जिनको वो स्टडी करती थी। मुझे लगता है कि एक पीरियड ऑफ लाइफ उसका रहा, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ, जब उसने मुझे बताया भी था शायद एक बार, मुझे याद नहीं अच्छे से, कि वो बहुत रुचि रखती थी, सेटिस्फेक्शन मिलता था उसको, द एडवेंचर्स ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग नॉवल मैन, जब उसने ये बुक पढ़ी थी, द एडवेंचर्स ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग मैन, ठीक है ना। ओके, ये जो, ये देखो यहां पर ये बुक है कि मेमोयर्स, ये मेमोयर्स है, मेमोयर्स ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग नोबल मैन। ये जो मेमोयर्स है इसको उन्होंने पढ़ा था। अब भाई साहब ध्यान से सुनना, रामायण तो आपने पढ़ी है, ठीक है ना। ये बुक जो है, इसमें क्या था कि इसके चाचा ने इसको बंदी बना करके अमेरिका भेज दिया था। चाचा ने इस पर बहुत अत्याचार किया था, इस यंग मैन पर, और उन अत्याचारों की कहानी है, और वो किस तरीके से अत्याचारों से जीत करके वापस आता है, और वापस आकर के, मतलब ये दरअसल ये कहानी जो है चाचा और उसकी किडनैप करने की कहानी है। और वो उसी कहानी को थोड़ा सा एडवेंचर तरीके से दिखाया गया है। एक कोई अंकल है जो अपने भतीजे को ही किडनैप करके भेज देते थे। वो कहानियां जब वो पढ़ती थी तो वो मजा आता था। दरअसल ये कहानी जो लिखी है वो जेम्स एम्सले ने लिखी है, जेम्स एंसले, ठीक है ना। किसने लिखी है? जेम्स एंसले।
ये मेमोइर्स हैं। जेम्स एंसलेज, है ना। ओके, अब ये कहानी तो हमने देख ली, अब कुछ नहीं करते रहेंगे अपन आगे इनको। हाँ, फाइंडिंग, जब भी वो पाती थी द डोर यानी दरवाजे को ऑफ द चैपल, चैपल के, इन एसेक्स स्ट्रीट ओपन वन डे, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, देखो सुनना, समझना क्या कह रहे थे। वो यूं कह रहे कि जब ये जो चैपल था ना, चैपल, चैपल, इस चैपल का जो दरवाजा है वो एसेक्स स्ट्रीट नाम की एक जगह है, उसमें जब भी वो खुला हुआ देखती थी, ठीक है ना, जब भी ये खुला हुआ दरवाजा देखती थी, एक दिन की बात थी, इट वॉज इन द इन्फेंसी ऑफ दैट हेयर से, उस समय पर शुरुआत ही हुई थी किसकी, एक ऐसे प्रथा की, एक ऐसी परंपरा की जो बिल्कुल विरोधी था प्रोटेस्टेंट धर्म से और कैथोलिक धर्म से। वो प्रथा थी क्या, एक प्रथा थी, और जो प्रथा बिल्कुल डिफरेंट थी किससे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म से। और वो कौन सी थी, बताओ बताओ, यूनिटी, हाँ हाँ, बताओ कौन सी थी, बताओ, यूनिटेरियनिज्म, ठीक है ना। यूनिटेरियनिज्म, यूनिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या था कि जो प्रथा प्रोटेस्टेंट लोगों ने आगे चलाई, कैथोलिक लोगों ने आगे चलाई, उसके बाद उससे बाद में चलाई है, लेकिन ये पुरानी प्रथा थी, और ये बहुत पुरानी प्रथा थी जिसमें चैपल खुले हुए थे। शायद अपन ने चैपल के बारे में, हाँ, चर्च और चैपल के बारे में फ्रीडम में भी पढ़ा था, याद हो तो, फ्रीडम में भी पढ़ा था चर्च और चैपल के बारे में। तो मैं आपको पहले ये यूनिटेरियनिज्म जो है उसको समझा देता हूँ क्या है, समझ लेते हैं, लाओ। ये गूगल बाबा हमारे नहीं होते तो कैसे पार पड़ती, किताबों में से टेक्स्ट लेने पड़ते हैं। देखो, अ लिबरल मूवमेंट था दैट एम्फेसाइजेस, ये एक जो यूनिटेरियनिज्म जो था वो एक लिबरल थियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल होता धार्मिक आंदोलन था, एक उदारवादी धार्मिक आंदोलन जो दबाव डालता था द एब्सोल्यूट वननेस, की जो भगवान है यूनिक है, यूनिक, ओके, ऑफ गॉड, एंड रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन, और वो जो परंपरागत जो क्रिश्चियन धर्म की जो सिद्धांत होते थे, धार्मिक सिद्धांत, जो त्रिदेवों की जो सिद्धांत थे, जो कौन अपनाते थे, कैथोलिक लोग जो अपनाते थे, उसको बिल्कुल दरकिनार करते थे। ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया तो वहां पर ये ओरिजिनेट हुए। इट व्यू जीसस एज अ डिवाइनली पावर इंस्पायर्ड टीचर देन ए डिवाइन बीइंग, मतलब वो क्या समझते कि जीसस एक केवल टीचर है बजाय एक दिव्य आत्मा होने के। वो प्रायोरिटी देते हैं रीजन को, कंसाइंस को, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, एंड सेट क्रीड्स को। तो देखो, एक तो था मोनोथीज्म, मोनोथीज्म तो होता है एक ही गॉड में विश्वास। फिर जीसस का व्यू, फिर जीसस का व्यू मतलब वो जीसस को क्या मानते थे, प्रोफेट, पैगंबर मानते थे। रीजन एंड फ्रीडम, वो एम्फेसाइज करते थे कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है वो रेशनल थॉट और रिजेक्शन ऑफ रिजिड डॉगमा, इन तीनों चीजों पर ध्यान देते थे। मतलब बौद्धिक स्वतंत्रता मिले, तार्किक विचारधारा बढ़े, और जो पुरानी जो सख्त हठधर्मिता है धर्म के प्रति उसको त्याग दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, ये एनकरेज करता था व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्ववाद, तो ये इनकरेज करता था पर्सनल सर्च को फॉर ट्रूथ रादर देन एडियरेंस टू स्पेसिफिक क्रीड। मतलब ये क्या करते थे कि व्यक्तिगत तलाश करो सत्य की, ठीक है ना, बजाय आप है ना स्पेसिफिक जो क्रीड है, क्रीड मतलब वंश या फिर या कोई धर्म है, उससे अड़े हुए मत रहो। सोशल एक्शन की बात करते हैं, फोकस हैवीली ऑन सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड एथिकल लिविंग। तो देखो, ये इमर्ज हुआ था 16th सेंचुरी यूरोप में, पोलैंड में, फिर ट्रांसिल्वेनिया में, ठीक है ना। डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। तो अपन को तो फिलहाल इसके बारे में क्या याद रखना है, अपन को ये याद रखना है कि ये जो यूनिटेरियनिज्म है ये है क्या, ये एक लिबरल थियोलॉजिकल मूवमेंट है। क्या है ये, एक लिबरल थियोलॉजिकल मूवमेंट।
ये एक लिबरल थियोलॉजिकल मूवमेंट है और ये मूवमेंट जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच का है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच का है। और इसमें ये समझते हैं कि आप जो है एक यूनिक देवता, एक यूनिक भगवान की पालना करें। तो वो कह रहे हैं सुनना कि जो चैपल का जब भी दरवाजा उसे खुला दिखता था एसेक्स स्ट्रीट में, तो वो क्या करती थी, उसने एक दिन देखा और वो इट वाज इन द इन्फेंसी ऑफ द हेयर से, उस समय पर ये पाखंड जो है वो अपनी शैशव अवस्था में था। ये पाखंड, किसको पाखंड कहता है बताओ, किसको पाखंड कहता है वो, या मतलब ऐसे पाखंड या विधर्म या इस तरह का जो हेयरसे था, हेयरसी मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह का जो विचारधारा चल रही थी, अपन ये कह सकते हैं कि उस तरह की जो विचारधारा थी वो कैसी थी, एक प्रकार की ऐसी विचारधारा थी जिसमें कैथोलिक वाले और प्रोटेस्टेंट वाले दोनों ही थोड़े से उस विचारधारा से बिल्कुल अलग पड़े हुए थे। तो देखो यहाँ ये जो पाखंड जो था अपनी शैशवावस्था में था, पाखंड की विचारधारा फैली हुई थी, ऐसे कहे विचारधारा थी, ठीक है ना। ओके, शी वेंट इन, वो अंदर जाती, लाइक द सरमन्स, और उसको वो उपदेश पसंद आते। ये पाखंड केवल कैथोलिक लोगों के लिए है, कैथोलिक लोगों के लिए, क्योंकि वो कैथोलिक किताबें पढ़ती थी तो उसके दिमाग में ऐसा लगता था ये पाखंड है कैथोलिक लोगों के लिए, प्रोटेस्टेंट के लिए नहीं था ये पाखंड। भाई यूनिटेड, ये जो यूनिटी जो गॉड में मानते थे, ठीक है ना, यूनिटेरियनिज्म जो था वो किसमें, कौन पाखंडी मानते थे उनको, कैथोलिक लोगों के लिए मानते थे वो, है ना पाखंडी की, कैथोलिक लोग समझते थे कि ये विचारधारा बिल्कुल पाखंडियों की विचारधारा है। लेकिन वो प्रोटेस्टेंट थी तो वो इसलिए घुस जाती थी चैपल में, और घुस करके उसे वो उपदेश पसंद थे एंड द मैनर ऑफ वर्शिप, और जिस तरीके से उसमें पूजा की जाती थी भगवान की, क्या मान करके, टीचर मान करके, वो उसे बहुत पसंद आता था। एंड फ्रिक्वेंटेड, और वो बार बार इट, वो आती थी वहां पर एट इंटरवल्स में, सम टाइम आफ्टर, कुछ समय बाद। फिर वो बाद में मतलब एक बार गई, फिर वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई, उस चैपल में वो रोज आने लगी। शी केम नॉट फॉर डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स, वो वहां पर कोई धार्मिक सिद्धांतों को प्राप्त करने नहीं आई, कोई धार्मिक विचारधारा के लिए नहीं आई, धार्मिक सिद्धांत, क्योंकि वो धार्मिक सिद्धांत तो अपनी किताबों से प्राप्त कर रही थी, तो धार्मिक सिद्धांतों के लिए नहीं आई। एंड नेवर मिस्ड देम, और ना ही उनको कभी मिस किया। मतलब क्यों, क्योंकि वो धार्मिक सिद्धांतों को अपनी किताबों से पढ़ लेती थी, तो वहां पर वो कभी ऐसे नहीं कि मिस करती थी, उनको याद करती थी यहाँ करके, नहीं, वो तो केवल वहां की जो बातें होती थी उनको समझने जाती थी, सुनने जाती थी। अब जैसे देखो, मैं आपको एक इसको समझाने की कोशिश करूंगा दूसरे उदाहरण से, शायद आपके दिमाग में सेट हो। टेक्स्ट थोड़े टफ होते हैं क्योंकि एकदम अपन ऐसे ही वर्ड टू वर्ड मीनिंग करते हैं तो नहीं बैठते इनके मीनिंग, तो समझना इसको आप कि वो यूनिटेरियन जो विचारधारा थी, वो यूनिटेरियन विचारधारा से प्रभावित थी, कौन, उसकी चाची। हालांकि वो कैथोलिक विचारधारा से बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा थी और वो कैथोलिक लोग उसे पाखंड मानते थे। लेकिन जब भी वो एसेक्स स्ट्रीट में चैपल को खुला हुआ देखती, जहां पर वो यूनिटेरियन जो विचारधारा है वो फैली हुई थी, और उस विचारधारा में वो इतनी प्रभावित होती कि वो उसके खुले हुए दरवाजे को देख करके वो अंदर प्रवेश करती और वहां पर उसके सरमन, उसके उपदेशों को सुनती, और वो उस पूजा के तौर तरीके से बहुत इम्प्रेस्ड होती। लगातार वो बार बार अंतरालों में वो आती रही, लेकिन वो कभी सिद्धांतों के लिए नहीं आती थी कि मुझे धर्म के सिद्धांत मिल जाएं, क्योंकि उनके धार्मिक सिद्धांत तो प्रोटेस्टेंट थे, तो वो प्रोटेस्टेंट थी, तो इसलिए वो कभी उस धार्मिक सिद्धांत की कभी ऐसे भी याद भी नहीं करती थी कि मुझे ये मिलना चाहिए था, ये विचारधारा यहाँ नहीं मिली। अब जैसे मैं इसको उदाहरण के रूप में समझाऊं, जैसे हम लोग क्या है कि कोई महादेव जी को पूजता है, कोई गणेश जी को पूजता है, तो कोई श्री कृष्ण को, कोई नारायणा को पूजता ना। और जब हम यहाँ पर जो शिव कुमारी वाला जो क्या है, ब्रह्मा कुमारी के जो सत्संग लगते हैं उनमें हम जाते हैं, तो उनमें भी हमारे अच्छा लगता है हमको, क्योंकि उनकी मुरली सुनते हैं, है ना, और उनके जो विचारधाराएं वो अच्छी लगती हैं। हालांकि हम उस धर्म से नहीं, हम वैसे देखें तो हम ब्रह्मा कुमारी की बुराई कर देते हैं कि ये बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, ये अपने एक अलग ही समाज बना हुआ है, लेकिन एक तरह से उनकी विचारधारा इतनी अच्छी होती है कि हम उनसे प्रभावित होते हैं। तो चाची इस तरीके से थी प्रोटेस्टेंट, बुक पढ़ती थी कैथोलिक, और जाती थी चैपल, यूनिटेरियन विचारधारा की थी, तो यूनिटेरियन विचारधारा से प्रभावित थी। प्रोटेस्टेंट थी, कैथोलिक चीज़ों को पढ़ती थी और यूनिटेरियन विचारधारा से बहुत प्रभावित थी। तो यूनिटेरियन विचारधारा का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। ओम शांति, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, थैंक यू। फिर वो अपने चाची के बारे में बताता है, वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मेरे कोई और रिलेटिव तो नहीं था जो मेरे चाचा की तरफ से, ताऊ की तरफ से हो। ये रिलेटिव मेरी माँ की तरफ से जरूर था, एक चाची थी, आंट थी, जो बड़ी धार्मिक महिला थी। वो खुद प्रोटेस्टेंट थी, कैथोलिक किताबें पढ़ती थी और चैपल जाती थी। वो किस तरीके की विचारधारा से, वो जो एक विचारधारा थी एक ईश्वरवादी था, ठीक है ना, उस तरह की विचारधारा से वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। अब
फिर वो जब अपने ज़माने में वो क्या है कि जब वो कहते कि भाई जब वो कैसी थी, बहुत यंग थी, तो यंग टाइम पर वो एक अलग ही साहसिक कहानियों को पढ़ती थी, वो एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ती थी। ऐसे बचपन से ही वो स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन वो बाद में स्ट्रिक्ट हुई। वो अकेलेपन में रहती थी और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो चार्ल्स लैम्ब को ही करती थी। इसके अलावा वो दुनिया में मैक्सिमम लोगों को नफरत करती थी। धार्मिक थी, धर्म के सिद्धांत, धर्म की बातें सुनना उसे बड़ा पसंद था। वो जहाँ भी कहीं ऐसे मौके मिलते तो उन्हें छोड़ती नहीं थी, वो उन्हें हमेशा भुनाती थी। उन्हीं के बारे में चल रहा था। बुआ थी, आंट, बुआ कह दो आप। बुआ पापा की तरफ से रिश्तेदार में नहीं थे, वो माँ की तरफ से थी। अब बुआ कह दो, चाची कह दो, कुछ भी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, अनमैरिड बुआ थी, बुआ हो सकती है, चाची हो सकती है, ताई हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर अपन कहें कि वो आंट जो है वो पापा के रिलेशन की तरफ से नहीं थी, चाचा ताऊओं में से नहीं थी, अब वो दूर की थी शायद, है ना। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं। खास इसमें कोई रिलेशन हमको साफ साफ बताया नहीं गया इसके बारे में, कहीं पर भी उल्टा सुल्टा दे रखा है, लेकिन अपन पूरी तरह से नहीं करेंगे, है ना, कि एक तरह से अपन पूरी तरह से अडेसिव होके कह दें कि एक मिनट रुको, कमेंट थोड़े से मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहे। अब देखो, पूजा सेन ने तो कहा है मासी थी, ठीक है ना, और ऊपर एक कह रहे हैं कि बुआजी थी, और मैं कह रहा हूँ आंट थी। तो आंट कहने में क्या बुराई है, हिंदी में चाची बुआजी आएगा क्या वहां पर? आपको वहां पर आंसर में ऐसा आएगा कि बताओ कौन थी, चाची, बुआ, मामी, काकी, क्या ऐसा आएगा कि वहां पर आंटी थी वो उसकी? बस आंट से याद रखो। क्लियर कहा भी नहीं सर। हाँ, यूनिटेरियनिज्म विचारधारा से वो प्रेरित थी, बिल्कुल थी, इंस्पायर्ड थी। ये शिफान बिल्कुल बहुत बढ़िया से दिमाग में सेट कर लिया है। अब चलो हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि वो डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स लेती थी और वो कभी भी उन डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स को मिस नहीं करती थी। जहाँ भी कहीं उनको धार्मिक सिद्धांत मिलते वो उनको क्या कर लेती, अब्जॉर्व कर लेती थी। अब देखना सुनना, विद सम लिटिल एस्पिरिटीज, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी क्या थी, एस्पिरिटीज थी। इनर कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस मानी स्वभाव में, उसकी जो नेचर में अगर अपन उसका टेंडेंसी देखे, उसकी प्रवृत्ति देखे, प्रवृत्ति को इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, INSTINCT, इंस्टिंक्ट। उसके जो इंस्टिंक्ट था, उसका जो व्यवहार था, उसमें क्या थी, कुछ कुछ क्या थी वहां पर, कड़वाहट थी, या फिर कोई कहते हैं कि तीखापन था। उसके जो व्यवहार में थोड़ा सा कड़वाहट रहती थी, बिटरनेस रहती थी। मतलब आपको पता ही है कि जो ओल्ड लेडीज होती हैं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, वो थोड़ी कड़वी तो होती हैं, बोलती है जब ऐसा तीखी आवाज में बोलती है, क्योंकि धार्मिक हो जाती हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को तो ज्यादा ही कुछ, मतलब ये मान लो कि एक बैड ट्रीटमेंट उनकी तरफ से मिलता है ना। पुरुष तो थोड़े से सबलाइम हो जाते हैं, थोड़े से जेंटल हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है बुढ़ापे में आकर के। तो देखना यहाँ पर है कि विद सम लिटिल एस्पिरिटीज, और उसके अंदर क्या थी, थोड़ी सी बिटरनेस थी। किसके अंदर? उसके स्वभाव के अंदर, उसका नेचर ऐसा था। विच आई हैव अबव हिंटेड एट, जिसके बारे में मैंने ऊपर आपको टिप्पणी करी थी कि जब भी मौका मिलता तो वो विटी स्टेटमेंट कही देती थी, आउट स्पोकन थी, मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता था। हालांकि वो दुनिया के मजाक में वो ज्यादा शामिल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता तो दो चार बातें तो सरकाई देती थी। ऐसी थी उसकी आंट। अब आगे देखना कि जैसा कि मैंने अब हिंट कर ही दिया है, शी वॉज स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट मानी होता है वो डिटरमाइंड थी, बड़ी संकल्पित। जब कोई दिमाग में ठान लेती तो वो सलमान खान बन जाती थी, डिटरमाइंड। सलमान खान नहीं देखा आपने? उसमें क्या, जब मैं एक बार अपने आप की ठान जब सुन लेता हूँ, ये कहते हैं ना कि हाँ, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की नहीं सुनता। तो वो इस तरीके से पूजा मेरा, मैं कोई PDF नहीं डालता, माफ कीजिएगा, है ना। अभी आप पढ़ लो, तो मेरा मन है पढ़ाने का तो पढ़ लो बिल्कुल। हाँ, मेरा दिमाग कतई चल रहा है सही, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तो उसको यूज करो। देखो, शी वॉज स्टीड फास्ट, वो एक डिटरमाइंड महिला थी, दृढ़ निश्चयी थी, संकल्पित थी, रिजोल्यूट कह सकते हो आप इसे। फ्रेंडली बीइंग थी, फ्रेंडली बीइंग मतलब होता है दोस्ताना, मतलब उसका अच्छा मिलनसार व्यवहार था। एंड अ फाइन ओल्ड क्रिश्चियन, और एक धार्मिक महिला थी, एक बूढ़ी धार्मिक महिला। तो कैसे तीन चार गुण थे उसके अंदर, एक डिटरमाइंड होना, एक होना है फ्रेंडली होना, और एक होना है इसका ओल्ड क्रिश्चियन होना। यहाँ पर तीन विशेषताओं को कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग बताया? स्वभाव, इंस्टिंक्ट, स्वभाव, नेचर। नेचर लिख दो, NATURE, नेचर, ठीक है ना। शी वॉज अ वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस, उसके अंदर बहुत क्या था, भाव, इमोशंस उसके बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो स्ट्रॉन्ग भावनाओं वाली, स्ट्रॉन्ग विवेक वाली, स्ट्रॉन्ग समझ वाली, कहते हैं उसके अंदर समझ बहुत मजबूत थी, मजबूत समझ,
प्रबल समझ, समझ मजबूत नहीं होती, समझ तो प्रबल होती है। तो प्रबल समझ वाली वो महिला थी। एंड अ श्रूड माइंड, और चतुर दिमाग वाली, चतुर दिमाग वाली, बहुत क्लेवर माइंड थी वो, शार्प माइंड, ऐसा लिखो तो शार्प माइंड चल जाएगा। बहुत ही शार्प माइंड महिला थी, बहुत तेज विलक्षणीय प्रतिभा की धरी थी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक असाधारण महिला थी। एट आर रिपार्टी, रिपार्टी मानी होता है हाजिर जवाबी में, वो हाजिर जवाबी खतरनाक थी। जब भी बात आती तो मैंने कहा ना एक आध दो बातों को तो सरकाई देती, जब हाजिर जवाबी महिला थी वो। हाँ, सिलेबस निकाल के रखो आप तो अपने बाहर, सिलेबस निकाल के रखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग सब स्टडी करते रहो सर। अभी नहीं पूजा जी, आप फोन पे मेरे को सेंड कर देना। आप कह रहे हैं कि पूजा जी कह रहे हैं मेरे से सर ऑडियो लिंगुअल मेथड का एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दोगे क्या। अब मैं अगर लिटरेचर के बीच में ऑडियो लिंगुअल मेथड को लेकर के चलूंगा पूजा जी, आप भी सोचिए, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ ठीक है ना, ओके। तो यहां पर देखना, वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स ऑफ हर ब्रेकिंग साइलेंस, एक आध दो मौके ऐसे आ गए, कुछ बहुत थोड़े मौके आए, लेकिन एक आध दो मौके ऐसे आ गए जब मैंने देखा था कि उसने अपनी खामोशी तोड़ी। वैसे साइलेंट रहती थी वो, कोई से ज्यादा बोलती नहीं थी, कोई से मतलब नहीं रखती थी, अगर वो खामोशी नहीं तोड़ती थी वैसे, वरना शी डिड नॉट मच वैल्यू, वरना वो क्या नहीं करती थी, मच वैल्यू, वो ज्यादा मूल्य नहीं देती थी। विट यानी होता है किसको, हास्य विनोद को, यानी विवेकपूर्ण विनोद को। वो विवेकपूर्ण विनोद को ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मतलब वो करती नहीं थी ऐसा, मतलब विवेकपूर्ण हास्य कह दो आप, कि वो विवेकपूर्ण हास्य नहीं करती थी, बहुत अपनी बुद्धि से इतना ज्यादा मजाक मजाक नहीं करती थी, लेकिन एक आध बार मौके आ गए तो उसने बात को सरका दिया। आगे देखना, द ओनली सिक्युलर एम्प्लॉयमेंट, एकमात्र सिक्युलर एम्प्लॉयमेंट मतलब धर्म से परे, एकमात्र अधार्मिक जो या ऐसे कह दो धर्म से दूर, एक सामान्य कह दो, धर्म निरपेक्ष कहते हैं ना अपन, सिक्युलर धर्म निरपेक्ष, धर्म से परे, धर्म से परे निरपेक्ष। ओके, एक धार एक सिक्युलर जो काम वो करती थी, वो क्या करती थी सुनना, वो उसकी कुलिनरी जो क्या कहते हैं स्किल है उसको वो दिखाना चाहता है। आज टेस्ट का शेड्यूल बना है, कल मैं आप लोगों को लेकर के आऊंगा, उसमें टाइम सेट हो रहा है अभी कि भाई कौन सा टेस्ट कब किस टाइम पे लगना चाहिए। ग्रेड फर्स्ट का तो आज शेड्यूल हो ही गया, कल आपको ग्रेड फर्स्ट का बता ही दिया था मोनिका। आज अपन ग्रेड सेकंड का प्लान कर लिया है, कल लगा देंगे उसको। फिर टाइम लगता है, देखो सभी चीजों में टाइम लगता है, आप हर चीज को एकदम मान लेते सारा कुछ हुआ नहीं या हो गया, टाइम लगता है सबको। अब तुम आराम से लेसन जो ऐसे है आपका उसको एंजॉय करो, बहुत बड़ा है, अपन इन चीजों की अगर लगातार जवाब देते रहे तो 10 क्लास हो जाएंगी और चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल एंजॉय करो, इसमें चीजें पूछो कि सर ये नहीं आया। अब जैसे मुझे किसी ने पूछा कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ है, तो मुझे अच्छा लगा बताने में। तो आप अगर रिलेटेड टू द टेक्स्ट समझोगे सुनोगे चीजों को तो अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। आगे देखना, आई रिमेंबर, मुझे याद है, टू हैव सीन हर, कि मैंने मेरी दादी, मेरी जो भी है मेरी आंट को देखा है, इंगेज्ड इन, कि वो उस काम में लगी रहती थी। वो काम क्या था, द स्प्लिटिंग, स्प्लिट माने होता है चौंटना, चौंटते ना, चौंटते हैं जैसे फली चौंटते हैं, कटिंग करना, कटिंग, कटिंग कह दो, कटिंग। क्या करती थी वो, कटिंग करती थी, चॉपिंग करती थी, चॉपिंग किसको, फ्रेंच बीन्स को। याद रखना ये फ्रेंच बीन्स कही जाती थी, फलियां, फलियां जैसे अपन कहते हैं फलियां, फली चौंटते हैं ना, जैसे अपन के यहाँ ग्वार की फली आती हैं, या फिर वो सिंपल कौन सी सेमई फली आती है, सेम फली, तो फलियां वो चौंटती थी। एंड और ड्रॉपिंग, और उन्हें पटक देती थी, इनटू अ चाइना बेसिन, चाइना बेसिन मतलब लंदन में भी चाइना का जो जार चलता था। फ्रेंच बीन्स उन्हें इसलिए कहते थे क्योंकि फ्रांसीसी लोग उस तरीके से उनकी बीन्स को खाया करते थे। तो चाइना बेसिन में डाल देती थी ऑफ फेयर वाटर, जो बिल्कुल साफ पानी का होता था। एक तरफ तो क्लीन वाटर है, साफ पानी है, और उस क्लीन वाटर में क्या कर रही है वो, क्या कर रही है, चाइना बेसिन। चाइना बेसिन जानते हो, चाइना का वो जो आजकल वो चाइनीज मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं अपन, कप जिसमें पानी चाय पीते हैं अपन, ठीक है ना, तो वो चाइना बेसिन कहलाता है। तो जो फेयर वाटर का जो चाइना बेसिन होता है उसके अंदर वो उन फलियों को चोट चोट के डाल देती थी। द ऑडोर, ऑडोर होती गंध, जो गंध होती थी, गंध, गंध यानी महक, अपन गंध कह सकते हैं, महक कह सकते हैं, है ना, ऑडोर गंध कह सकते हैं, गंध ऑफ दीज टेंडर वेजिटेबल्स, इन कोमल सी सब्जियों का, इन सॉफ्ट सी वेजिटेबल्स का, सब्जियों का जो गंध थी। ओके, टू द डे कम्स, टू द डे उस दिन भी आती है, बैक अपॉन माई सेंसेज, और मुझे वापस से
उन सेंस में ले जाती है, मतलब उस भाव में ले जाती है, या मेरी इंद्रियों को बैकअप ऑन कर देती है। इंद्रियां, मेरी जो इंद्रिय है या इंद्रिय, मेरा जो विवेक है, मेरी समझ है, मेरी वही पास्ट में चली जाती है। मतलब कि जब वो मतलब चाची जिस तरीके से वो खाना पकाया करती थी, जैसे अपन बुढ़ापे में जब बैठे बैठे, देखो बुढ़ापे में करते क्या है ना, चीनी मिट्टी कहते हैं, चीनी मिट्टी बिल्कुल सही है, कि बुढ़ापे में हम बैठे बैठे क्या करते हैं, बुढ़ापे में बैठे बैठे ऐसे सोच रहे होते हैं कि यार मेरी माँ कितना अच्छा खाना बनाया करती थी यार, ऐसा महक लेते हैं, अरे वाह मजा आ जाता करता था यार, अब बुढ़ापा आ गया, अब ना माँ रही और ऐसी हम नहीं रहेंगे, ऐसे तो वो याद कर रहे हैं। तो वो यूँ कह रहा है कि जो दादी माँ, जो मतलब मेरी आंट जो थी, वो क्या करती थी, वो फलियों को चौट चौट करके चाइना के जो मिट्टी का बना हुआ, चीनी मिट्टी का बना हुआ जो क्या था, बेसिन था, जार बना हुआ था, उसमें वो उनको चौट चौट करके डाल देती थी, और उसमें पानी रखा रहता साफ, रिडोलेंट भरा होना फिल्ड विद, और ये जो है फिल्ड यानी भर देती थी मेरी याद को। ओके, सूदिंग रिकलेक्शंस, मेरी जो मनोरम यादें हैं, मेरी अतीत की जो मनोरम यादें हैं, मनोरम प्लेजेंट कह दो आप, मनोरम यादें, मेरी अतीत की वो सुखद यादें, उनमें मुझे भर जाती थी ये चीजें, है ना। हाँ, रिकलेक्शंस मानी यादें, मेमोरीज, उससे अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील। ओके, सर्टेनली इट इज द मोस्ट डेलिकेट ऑफ कुलिनरी ऑपरेशंस, निश्चित तौर से ये जब चाची या जो मेरी आंट है जो खाना बना, देखो इस तरीके से कि मेरी आंट जो है वो जब, इट इज द मोस्ट डेलिकेट, बहुत ही कोमल समय रहता था ऑफ कुलिनरी ऑपरेशंस, किसका, बहुत ही कोमल सा समय रहता था उसके भोजन की प्रक्रियाओं का। कुलिनरी ऑपरेशंस मानी होता है क्या, फूड कुकिंग या कुकिंग प्रोसेस, उसकी जो कुकिंग प्रोसेस होती थी बड़ी सॉफ्ट होती थी, वो आराम आराम से खाना बनाया करती थी, बहुत आराम आराम से। कई होता है भाई साहब, खाना बनाने की प्रोसेस देखो कई महिलाओं की, मुझे लगता है जो महिला पढ़ती हैं वो भी कुछ इसी तरीके से खाना बनाती होंगी, ठीक है ना, जैसे डिनर पकाती हैं तो इसी तरीके से पकाती होंगी। अभी अभी मेरे को क्लास लेनी है, ये इधर से यूँ पकाया रखा तवे पर, चलो भैया क्लास लेनी है, एक तरफ अपनी क्लास चल रही है, खाना पका रहे हैं, क्लास चल रही, नोट्स बनाने तो है नहीं, सर ने बता दिया नोट्स तो आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो प्रिंट निकालने कह देंगे साहब, अजी प्रिंट निकलवा लो, ठीक है, और फिर खाना बना रही है बढ़िया तेज तेज, दिमाग वहाँ लग रहा है, कभी जल रही है, बेचारा पति क्या करे, खा लेगा जल्दी जल्दी को खा लेगा, क्या करे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चीनी मिट्टी का बर्तन ही है पूजा जी, ये स्थिति हो जाती है साहब, क्या करें। तो देखो, हाँ अब बात करें यहां पर अगले उसकी, ये देखो एलिजाबेथ उसकी सिस्टर है, ठीक है ना, वो कह रहा है शायद डाइड हो गई है, वो अंकल साइड बॉर्न एन ऑर्फन, ठीक है ना। तो देखो मेल आंट्स आई हैड नन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वो थोड़ा हास्य मजाक के मूड में है, हाँ देख लो यहाँ पर थोड़ा हास्य मजाक के मूड में है, कौन, हमारे लैम साहब, वो कह रहे हैं कि मेल आंट्स वो कहता है चाचा ताऊ, उनको चाचा ताऊ होता है ना, चाचा ताऊ, उनको मेल आंट्स कहता है, मेल आंट्स मतलब पुरुष अंकल, पुरुष आंट, तो मेल आंट्स मतलब पुरुष आंट ऐसे कह देता है वो, चाचा ताऊ को कह देता है कि यहाँ पर वो अंकल्स को डिनोट करता है, UNCLES, अंकल्स को डिनोट करता है चाचा ताऊ की तरफ से। एज समबडी कॉल्स देम, जैसे कोई व्यक्ति उनको पुकार सकता है, मेल आंट्स कह सकता है, कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि भैया, कई बार होता है अपने साथ बहुत बड़ा कलेश हो जाता है, जैसे अपन कोई रिश्तेदारी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कई बार, तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। एलिजाबेथ नहीं थी, उसकी सिस्टर जो थी, एलिजाबेथ तो डाइड हो गई थी, ऐसा कुछ उसकी मेमोरी में था, मैरी लैम थी उसकी जो सिस्टर जो थी, वो पागल थी, मैरी लैम इतनी पागल थी कि उसने अपने स्ट्रीक्स के अंदर सदमे में आई और सदमे में आकर के अपनी माँ को मर्डर कर दिया था। अब इस मामले में क्या है, चार्ल्स लैम ने अपने ऊपर ले लिया था ये मामला, और ले लिए, पिताजी तो पहले ही मर गए थे, माँ और अपने ऊपर ले लिया, तो फिर क्या है, उसके चक्कर में जेल भी जाना पड़ा, कुछ समय बाद आए, फिर हॉस्पिटलाइज हो गई वो, उसकी बहन भी हो गई, वो भी खुद भी थोड़ी देर कुछ समय के लिए स्ट्रिक्स हो गए थे चार्ल्स लैम, उन्होंने अपनी बहन की सेवा की है बस, अपने जीवन भर अनमेरिड रहे चार्ल्स लैम, शादी नहीं की इन्होंने। हाँ करेंगे अपन लास्ट में इनके बारे में बात करेंगे, चार्ल्स लैम के बारे में मैंने ज़्यादा बातें नहीं की आपसे, करूंगा मैं लास्ट में, पहले पूरा आर्टिकल कंप्लीट करूंगा फिर करूंगा बात, ठीक है ना। नहीं ऐसे अर्थ मत करो मोनिका यादव, पुरुषात्मक महिला, ऐसे याद मत करो अर्थ, है ना। हाँ तो जैसे मैं आपको बता रहा था, कभी कभी इंट्रोडक्शन देते हैं हम तो गड़बड़ कर देते हैं, कैसे कि जैसे हमारे साथ है, हमारे चाचा का लड़का है, उनके चाची का लड़का है, ठीक है, कई बार कहते थे चाची का है ये, ठीक है ना, और बुआ जी का लड़का है, उसको कहीं फूफा का लड़का है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि हम मेल के नाम से उसको कहते हैं, जबकि हमारा रिलेशन उससे क्या है, हमारी बुआ जी लगती है, ठीक है ना, इसकी मम्मी हमारी बुआ जी लगती है, मेन बुआ जी है, फिर वो बोलते फूफा का लड़का है, और उधर चाचा है, चाचा हमारे खून के रिलेशन में होते हैं,
चाची नहीं होती तो चाची का लड़का है, तो अपन बोल देते कई बार इंट्रोडक्शन में, तो ऐसे कहते कोई उनको कह सकता है कि वो मेरे चाचा ताऊ की तरफ से आई हैड डन टू रिमेंबर। मुझे कोई याद नहीं है कि कभी मेरे सपोर्ट में रहा हो या कभी हमारे आसपास रहा हो। बुढ़ापे में आकर के इतनी फीकी होती है। और बचपन में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोगों को महिलाएं पालती रहती है, पुरुष नहीं होते हैं। पहले के टाइम में क्या पुरुष लोग जो है ज़्यादातर लोग बाहर रहा करते थे, जो लेडी है वो बहुत अकेला टाइम निकाला करती थी। और आज भी कई परिवारों में ऐसा होता है, हमारे राजस्थान में भी होता है, पुरुष लोग बाहर देश विदेश काम करने के लिए चले जाते हैं। कोई सऊदी गया है तो कोई गुजरात गया है तो कोई सूरत, तो कोई साल में आ रहा है तो कोई 6 महीने में। तो बच्चों को याद ही नहीं होते कि हमारे पापा भी है कि चाचा भी है ना। नहीं नहीं, पूरा पढ़ो आप इसे। मेल आंट्स एज somebody calls them, I had none to remember। मेरे पास ऐसा कोई मेल आंट्स नहीं है जिसको मुझे याद हो। बाय द अंकल साइड, चाचा की तरफ से, आई मे बी सेड, मुझे कहा जाता है, या आई मे बी सेड टू हैव बीन बॉर्न एन ऑर्फन। मतलब मुझे अंकल्स की साइड से ऐसा कहा गया, मतलब कि मैं ऑर्फन पैदा हुआ। मतलब ऑर्फन का मतलब यहाँ ऑर्फन नहीं है, ऑर्फन का मतलब होता है कि मैं जब जन्मा तो मुझे जब होश आया तो मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले। यानी कि ऐसे ही है कि माँ तो पहले ही एक्सपायर हो गई, वो पिता तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, माता। और वैसे तो ये 7 बहन भाई थे, चार्ल्स लैम वगैरह, लेकिन अभी ये दोनों जिंदे थे। मतलब एक बड़ा भाई भी और था जोन्स, जिनके बारे में आया, जेम्स करके आया है, तो जेम्स इलिया ऐसे करके आया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या है कि थोड़ा स्यूडोनिम अपनाता है सभी के, ठीक ना। देखो सुनना, इस लाइन का मीनिंग मैं दोबारा बता देता हूँ, देखना कि मेल आंट्स जो मेरे चाचा ताऊ थे, एज somebody calls them, जैसे उनको लोग कहते हैं, चाचा ताऊ कहते हैं। आई हैड नन टू रिमेंबर, मुझे ऐसा कोई याद नहीं है कि मेरे कोई चाचा ताऊ होंगे। मैंने पुरुषों वाला परिवार नहीं देखा अपने जीवन में। माई द अंकल साइड, और मैं चाचा की तरफ से अगर बात करूं, आई मे बी सैड, मुझे कहा जाए तो मतलब मेरे मापी पापा को छोड़ करके अगर मैं अंकल्स की साइड से बात करूं तो मैं शायद ऑर्फन पैदा हुआ था, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। या और वो मुझे अंकल की साइड से मुझे यही मैसेज आता था कि मैं हमेशा ऑर्फन पैदा हुआ। अब ऐसा तो कोई होता नहीं ऑर्फन पैदा होगा, पैदा होने के बाद ही माँ बाप जाएंगे। तो वो केवल एक सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बना रहा है, उसने अपने जीवन पर सारी चीजें असली लिखी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रदर, मेरे भाई और सिस्टर, आई नेवर हैड एनी, मेरे पास कभी कोई नहीं था। जबकि उसके पास बहन थी जिसकी उसने क्या की है, सेवा की है, और आजीवन अनमैरिड रहा है। और उसका भाई भी था जोन्स। टू नो दैम, मैं उनको जानूं तो मेरे पास कोई बहन भाई तो नहीं थे खुद के रियल बहन भाई। ओके, अ सिस्टर, एक बहन थी। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट शुड हैव बीन एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ रही होगी। मतलब अब वो इमेजिन कर रहा है कि मेरी एक बहन थी। मतलब कहते हैं ना, अतीत में जब हम चले जाते हैं तो अतीत में हमें याद बहुत कम रहता है। तो देखो शुरुआत में कह दिया उसने, जब अपन ने ऐसे शुरू किया था ना आर्टिकल, तो उसने कह दिया कि लोग भुलावे की स्थिति में चले जाते हैं, बहुत कम चीजें याद रहती है, जो कुछ याद रह जाता है तो वो कुछ बहुत अजीज याद रह जाता है। आप धीरे 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 सब कुछ भूल जाते हो। आप मुझे 2-3 चीजों का जवाब देना कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, लर्न करते हैं, आज तुम सीख रहे हो, तो वो कौन आपकी माइंड की कौन सी लेयर में जाएगा? अनकॉन्शियस स्टेट में, सबकॉन्शियस स्टेट में, या कॉन्शियस स्टेट में? जरा बताना मुझे। आपने तो साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, आप मुझे बताना। शूडोनिम मतलब छद्म नाम होता है, बिल्कुल सही है, झूठा नाम, फॉल्स नेम। देखो, नहीं, सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद तो हमारे सबसे पहले कॉन्शियस स्टेट में आता है, सब चीज कॉन्शियस में रहती है। फिर हम जब दूसरी चीज पढ़ते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है, और अर्धचेतन दिमाग में हमारे में बनी रहती है सारी चीजें। जब तक हम उसे बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो हमारे चेतन दिमाग में रहेगी। और अगर मान लो हम उसे एक बार पढ़ के रख देंगे तो वो पहले अर्धचेतन में जाएगी, फिर जब लंबा समय निकल जाएगा तो वो अचेतन दिमाग में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और वहां जाके स्टोर हो जाएगी। अब अगर मान लो हम उसे लंबे समय तक यूज ना करें या समय आगे बढ़ता चला जाए तो वो अनकॉन्शियस स्टेट से फेड आउट हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है। बुढ़ापे में हमारा जो अनकॉन्शियस स्टेट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ज्यादा, ऐसे कह दो कि वो गायब सा हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ऐसे कहो डीएक्टिवेटेड हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। अब जो चीज हमारे दिमाग में है, अनकॉन्शियस तो अब रहा ही नहीं हमारा, अब तो रहा है कॉन्शियस,
और सबकॉन्शियस, जो आपने देखा वो याद किया, कुछ समय के याद बाद में भूल गए, तो वो स्टेट हमारी आ जाती है। उस स्टेट में हमें कुछ ज्यादा याद नहीं रहता, तो ये ऐसे ही कहता है सबकॉन्शियस माइंड में उसके में जो थी वो सब बता रहा है। वो आगे देखो, जिन्हें वो देख रहा था अपने रेगुलर टाइम में, सिस्टर थी, मुझे लगता है दैट शुड हैव बीन एलिजाबेथ, चाहे वो एलिजाबेथ होगी, डाइड इन बोथ आर इन्फेंसीज। ये तब मर गई थी जब हम दोनों की दोनों, मतलब हम बहन भाई इन्फेंसीज में थे, शैशवावस्था में थे। हम जब बहुत छोटे थे, चाइल्ड थे, तो हमारे चाइल्डहुड में ही वो क्या हो गई, इन्फेंसीज में ही मर गई। तो वो यहाँ पर एक इमेज ली गई है मैंने, और एआई जनरेटेड एक इमेज है, देखना। ये चार्ल्स लैम है, और ये याद करता है कि मेरी जो बहन थी, ठीक है ना, अंकल साइड बॉर्न एन ऑर्फन, मैं अंकल साइड से ऑर्फन पैदा हुआ, और ये बहन थी एलिजाबेथ, वो इन्फेंसी में मर गई। मेल आंट्स आई हैड नन, बाय द अंकल साइड आई मे बी सेड भी, ये पूरा की पूरा यों की त्यों ही है, सेम टू सेम। अब देखना, व्हाट अ कंफर्ट, कितना आनंद आता, वो याद कर रहा है, अब वो थोड़ा फील कर रहा है इमोशनल होकर के, कितना आराम मिलता, कितनी परवाह, कितने मुझे क्या करना, आराम मिलता, कितना कंफर्ट मिलता, आराम मिला नहीं है, आराम मिलता। और या फिर वाटर केयर, मुझे कितनी परवाह देखनी पड़ती, कितनी परवाह झेलनी पड़ती, कितनी परवाह की जाती मेरी, परवाह करना। ओके, मे आई नॉट हैव मिस्ड, शायद मैंने मिस नहीं की होती, इन हर, उसके अंदर, मतलब जब मेरी बहन होती, काश एलिजाबेथ होती, तो मतलब वो अपनी उस मरी हुई बहन को याद कर रहा है, जो मैरी लैम मरी है, तो मैरी लैम की वो याद कर रहा है कि भाई अगर मेरी बहन होती, बहन बड़ी थी, मैरी लैम बड़ी थी उससे, तो कह रहा है कि काश अगर मेरी बहन होती तो मुझे कितना कंफर्ट, मुझे कितना आराम, मुझे कितना चैन, कितनी परवाह उसकी मिलती, कितना केयर मिलती, मुझे वो केयर करती, मैं उसकी केयर करता, वो मुझे कंफर्ट देती बहन, मैं उसको कंफर्ट देता। तो इस तरीके से कंफर्ट से हमारी लाइफ चलती। बट लेकिन आई हैव कजिन्स, लेकिन मेरे पास कोई रियल ब्रदर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कजिन्स जरूर है, चचेरे बहन भाई। स्प्रिंकल्ड, जो बिखरे हुए हैं, जो बिखर के रहना, मतलब उस समय आइसोलेटेड फैमिलीज को बता रहा है, बिखरे हुए हैं। अब कुछ लोग जॉब की वजह से बिखर जाते हैं, कुछ लोग फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से बिखर जाते हैं। तो वो कह रहा है कि हम भाई बहन जो है बिखरे हुए थे, कजिन्स बिखरे हुए थे, अबाउट इन, इधर उधर, इन हर्टफोर्डशायर, ये जगह में है लंदन में ये जगह बनी हुई है, उसमें वहां पर ये क्या थे, बिखरे हुए थे। बिसाइड्स, इनके अलावा दो ऐसे बहन भाई थे, विद हुम, जिनके साथ आई हैव बीन ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन में, इन हैबिट्स ऑफ द क्लोजेस्ट इंटीमेसी, मैं हमेशा आदत में बन गया था कि मेरी नजदीकी क्या थी उनके साथ, इंटीमेसी थी। ओके, क्लोजेस्ट नजदीकी, और इंटीमेसी यानी घनिष्ठता, जिसको अपन एफिनिटी कहते हैं। इंग्लिश में घनिष्ठता को एफिनिटी कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, एफिनिटी, घनिष्ठता। वो कह रहे कि भाई मेरे उन सभी कजिन्स के अलावा दो कजिन्स ऐसे थे, क्या, कौन कौन से कजिन्स, एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गई, एक मिनट रुक जाओ। मेरे दो कजिन्स ऐसे थे जिनके साथ मैं बहुत ही नजदीक हो गया था, बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो गया था। तो देखो यहाँ पर देखना वो क्या कह रहा है कि हम लोग मतलब क्या है कि इतने नजदीक थे वो, मेरे दोनों चचेरे भाई बहन बहुत ज्यादा नजदीक थे, एंड हुम आई मे टर्म कजिन्स पर एक्सीलेंस। और अगर मैं कहूं तो जिन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ चचेरा भाई बहन कह सकता हूं अपना, क्या कह सकता हूं, पर एक्सीलेंस का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ओके, मैं उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ यानी कि सुप्रीम भाई बहन कह सकता हूं, मेरे सुप्रीम भाई बहन थे वो, जो मेरे हमेशा साथ रहते थे, वो मेरे सुप्रीम भाई बहन थे। दीज आर, अब उनके नाम बताता है, क्या क्या नाम है, जेम्स, ओके, जेम्स, और जेम्स का मतलब यहां पर है जोन्स एलिया, जोन्स एलिया, जोन एलिया या जोन्स एलिया, ELIA। तो ये तो थे जेम्स एलिया या जोन्स एलिया, और एक थे ब्रिजेट एलिया, और ब्रिजेट एलिया जो थे, ये दरअसल आप ये नाम क्योंकि खुद चार्ल्स लेम अपने आप को एलिया कहते थे, अपना एक उन्होंने पेन नेम अपना रखा था, काव्य नाम, और वो क्या नाम था, एलिया। तो उसी नाम से वो लिखते थे, अब अपना नाम तो वो बता नहीं रहे, एलिया के नाम से लिखते थे, वो अपने आप को एलिया ही पुकारते थे। तो अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो सिस्टर थी उसका नाम था मैरी एलिया, और भाई जो था वो कौन था, जोन एलिया, ठीक है ना। अब JE के नाम से वो आगे संबोधित करेगा से, दे आर ओल्डर, वो उम्र में बड़े हैं, देन माई सेल्फ, मेरे बजाय, बाई 12 and 10, एक 12 ईयर है और एक 10 ईयर है, मतलब मेरा जो भाई है वो मुझसे 12 साल बड़ा है। ओके, 12 साल बड़ा है, 12 ईयर्स, सुनना आप, अंडरलाइन करना इन चीजों को, 12 साल बड़ा है उसका भाई जेम्स एलिया, और बहन जो है कितने साल की है बताना, 10 साल बड़ी है। अब चार्ल्स लैम ने अपनी एज अभी बताई नहीं है ना,
अपनी एज बताई नहीं है, तो कह रहा है कि वो 10 ईयर्स की है और भाई जो है उसका 12 ईयर्स का बड़ा है उससे। एंड और नाइदर ऑफ देम सीम्स डिस्पोज्ड, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं है, मतलब दोनों में। एलिया का मीन्स क्या होता है सर? एलिया नाम का मतलब, नाम क्या मतलब क्या होता है? मनीष का मतलब क्या है? एलिया तो नाम रखा है उन्होंने, सरनेम होते हैं एलिया, ठीक है ना। और मुझे कोई और इसका असली नाम होगा तो मुझे नहीं पता होगा। आज तो क्लास में लेट हो गई मेरी शर्मा, बिल्कुल स्वागत आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिस्टर 10 और ब्रदर 12। तो देखना, एंड नीदर ऑफ दैम, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सीम्स डिस्पोज्ड, जो उतारू, मतलब जो उतारू ना हो। उतारू मतलब उनमें से कोई भी उतारू नहीं था इन मैटर्स ऑफ एडवाइस, सलाह देने के मामले में, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन के मामले में। इन मैटर्स यानी सलाह, कहते हैं ना बड़े भाई बहन थोड़ा अपने बड़े भाई बहन होने का हक तो जताते ही है, सलाह और मार्गदर्शन देने में पीछे नहीं रहते थे। अरे वो जब भी मौका मिलता मुझे सुलटा ही देते इस मामले में। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे माँ बाप करते हैं ना कभी कभी छोटे भाई बहनों को या छोटे बच्चों को डाल रहे, तू अभी छोटा है, ऐसा नहीं करते, गलत बात, ये सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो है मेरे जो भाई बहन थे, वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे क्या करने का। एक मिनट, ये कमेंट्स जो हैं बार बार थोड़े से मिस हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। एलिजाबेथ पीरियड इनका ही है क्या? एलिजाबेथन, नहीं 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 नहीं, ये इनका नहीं है एलिजाबेथ, ये तो इनका नाम वैसे ही बताया है। एलिजाबेथ कहाँ से हो जाएगा इसका? एलिजाबेथ कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई साहब? एलिजाबेथन पीरियड तो विलियम शेक्सपियर का था, चार्ल्स लैम का थोड़ी था। पूजा जी, चलो अब देखना आप, इनका नहीं होगा। तो वो जब भी मामला आता सलाह देने का, मार्गदर्शन देने का, तो बिल्कुल उतारू रह जाते, ऐसा कोई नहीं था जो उतारू ना हो। टू वीव, टू वीव, वीव यानी कम करने में, वो कम करने बिल्कुल कम नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? कम करना। ओके, डिस्पोज्ड, कम करना। एनी ऑफ द प्रीरोगेटिव्स। ओके, प्रीरोगेटिव्स का मतलब होता है विशेषाधिकार, प्रिविलेज, विशेषाधिकार जो भाई बहनों का होता है एक दूसरे पर, तो वो कभी विशेषाधिकार को खत्म नहीं करते थे। बिच जो कि जो प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर होता है। प्राइमोजेनिचर क्या होता है? जैसे ब्रदर और सिस्टर का जो राइट होता है, बड़े बड़े होने का जो अधिकार होता है, बड़े होने का अधिकार, उसको कहते हैं प्राइमोजेनिचर, बड़े भाई बड़े बहन होने का अधिकार, बड़े होने का अधिकार, द राइट ऑफ बीइंग एल्डर। प्रदान करना, कन्फर यानी प्रदान करना, गिव्स। तो सुनना आप, वो कह रहे कि टू वेव, वो कटौती बिल्कुल नहीं करते थे, वो कतई कम नहीं करते थे। एनी ऑफ द प्रीरोगेटिव्स, किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार, विच जो कि उन्हें भाई बहन होने का, बड़े भाई बहन होने का उन्हें प्रदान किया जाता। मतलब जो भी बड़े भाई बहनों होने का जो भाग्य ने, किस्मत ने, हमारी समय ने, प्रकृति ने उन लोगों को प्रदान किया था, वो ऐसा कोई भी विशेषाधिकार मेरे ऊपर गंवाते नहीं थे, कम नहीं करते थे। पूरे की पूरे विशेषाधिकार मुझे दे दिए जाते थे, मतलब मेरे ऊपर उनको उनके हावी हो जाते थे, ठीक है ना। अब देखना यहां पर, अब बात करते हैं आगे। मे, काश, दे कंटिन्यू स्टिल इन द सेम माइंड, काश वो अभी भी कंटिन्यू कर पाते इस बात को, इसी सेम माइंड में। काश उनके विचार आज भी सेम रहे होते, मतलब अब ऐसा नहीं रहा। काश समय समय रहते ही कहते बदल जाता है। जैसे मैंने कहते कई बार, जैसे हम याद करते हैं, मैं करता हूँ यार, हम दोनों भाई, हम तीनों बहन भाई एक साथ खेला करते थे, एक साथ रहा करते थे, मस्ती किया करते थे, लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे। अब जब से हमारी शादियां हुई हैं, सब अलग अलग हो गए, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम, आज मिलते नहीं है। कहते काश हम एक साथ रहते, काश हमारी शादियां नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। तो देखना कि दे मे, काश ऐसा होता कि दे कंटिन्यू, वो जारी रखते स्टिल, अभी भी इन द सेम माइंड, उसी विचारधारा के साथ, मुझे अभी टोकना रोकना, कहते ना वो विशेष अधिकार, उस समय तो शायद मुझे कमजोर बेकार लगते थे, लेकिन जब बुढ़ापे में आते तो कहते हैं कि वो भाई बहनों का अपनत्व तो खत्म हो गया है। एंड वैन, और जब, दे शैल बी 75, जब वो 75 के होंगे, या फिर 73 के, एंड 73 के होंगे, मतलब एक बड़ा एक छोटा है ना, एक बड़ा और एक छोटा है ना, एक बड़ा और एक छोटा है ना, क्या
कि वो तो 12 साल का है, तो वो तो कह रहा है वो तो जब क्या हो जाएगा कि 75 का हो जाएगा मेरा भाई 75, और एक है 73 कि वो 73 का हो जाए। हेलो, लाइव क्लास ले रहा था मैं यार। जी सर, सर मुझे कॉल करना अर्जेंट काम है सर। बोलो बोलो बोलो। सर ये जैसे अभी पोस्ट क्लास रिजल्ट दोबारा डाला है ना सर, हम्म तो इसमें कट ऑफ क्या है, एसटी कम हुई है। हम्म तो मेरे 7 नंबर ज़्यादा हो गए, मेरा 3 नंबर से कट ऑफ से ज़्यादा 7 नंबर हो गए, हम्म तो रैंक भी नीचे आई है। बट सर जो नॉर्मलाइजेशन नंबर वगैरह डिटेल दी थी ना पूरे, हम्म। इसमें नाम भी है, पापा का नाम भी है, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है सर। तो अभी देखते हैं इसके बारे में, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। जी सर, आप मुझे कॉल कर लेना है ना सर। ठीक। धन्यवाद सर। हाँ, तो देखना 73, अभी यहाँ पर देखना कि वो जो उसका जो भाई है वो तो 75 और 73 हो जाए ईयर्स ओल्ड, यानी कि इतने उम्र के हो जाए। आई कैन नॉट स्पेयर देम सूनर, मैं उससे पहले उनको अपने से अलग, अपने आप से अलग या खोना नहीं चाहता। मैं इस उम्र से पहले उन भाई बहनों को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वही मेरे भाई बहन थे, अनाथ था मैं, खोना नहीं चाहना, खोना नहीं चाहता मैं उनको, बिल्कुल खोना नहीं चाहता इससे पहले तो। और परसिस्ट इन ट्रीटिंग मी, शायद वो आज परसिस्ट मानी बने रहते और रिमेन रहते, और कैसे रहते, रिमेन यानी बने रहना, वो बने रहते, ट्रीटिंग और व्यवहार करते, किसके साथ, व्यवहार करना, किसके साथ, मी मेरे साथ, इन माई ग्रैंड क्लाइमैक, हाँ देखना क्लाइमैक्टेरिक, प्रिसाइजली। क्लाइमैक्टेरिक क्या होता है, क्लाइमैक्टेरिक क्या होता है, 63 साल की उम्र, 63 वर्ष की उम्र, की उम्र, ये उम्रों का विषय ध्यान रखना है ना, 63 वर्ष की उम्र तक प्रिसाइजली, सही रूप से, एज जैसे कि, सही रूप से, एग्जैक्टली एज आ स्ट्रिपलिंग, जैसे कि मैं एक स्ट्रिपलिंग हूं, एक बच्चा हूं, मुझे वैसे ही व्यवहार करते मानो कि मैं एक बच्चा हूं, और यंगर ब्रदर, और शायद मैं उनका, और या फिर मैं उनका छोटा भाई हूं। क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको यहां तक, बताओ आपके मतलब क्या समझ में आ रहा है। वो यूं कहना चाह रहा है कि अगर वो होते जिंदा, निक्की जी कह रहे हैं सर रॉ पीडीएफ दे दो, ठीक है डलवा देंगे, रॉ पीडीएफ भी डलवा देंगे, चिंता ना करो, रॉ पीडीएफ भी डलवा देंगे, ठीक है ना निक्की, बिल्कुल। मैं कह दूंगा संजय सर से, और वो रॉ पीडीएफ भी डाल देंगे, लेकिन कल, आज नहीं, है ना, कल डलवा देंगे आपको। ठीक है सर, मेरी रैंक पहले 18,883 थी और अब 18,891 हुई है, बहुत बढ़िया, करते रहो करते रहो। हितेश जी, अब रैंक वैंक के बारे में बाद में करेंगे, तो 63 लैम, ब्रो 75 और सिस 73, ये आप एक बार लिख लेना कहीं पर। फिर बाकी का मैं समरी कराऊंगा, तो मैं इसमें सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, समरी में मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो बेफिक्र रह करके इसको तैयार करूँ। तो देखना यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि काश मेरे भाई बहन अभी भी जीवित होते, और मुझे अपने बच्चे की तरह, जैसे मैं 63 में होता, 63 में होता मतलब वो 10-12 साल के बड़े हुए ना, तो देखो 63 से अगर देखा जाए तो उसका भाई 12 साल बड़ा 75, और 63 12 75 हो गए, और बहन जो है 10 साल बड़ी, ये 73, तो मैं 63 का होता, और मैं 63 का हूं, मतलब अब यहाँ पर आप बताओ कि किस उम्र में है चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम 63 में है, और वो कह रहा है कि मेरे भाई अब भी और मेरी बहन अब भी मुझे जीवित होते, तो वो क्या करते, वो मेरे को अभी भी छोटे बच्चे की तरह डांटते होते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मुझे अच्छा फील होता, लेकिन अभी वो इसमें नहीं रहे। तो देखो ये है, देखना, ये एलिजाबेथ सिस्टर डाइड इन इन्फेंसी, ये तो ही गया, ये सिस्टर है इनकी, ठीक है ना, एक तरह से ये कह दो, और ये इसका ब्रदर है, बड़ा भाई, और ये खुद चार्ल्स लैम है, और माय कजिन पर एक्सीलेंस में, है ना, कंटिन्यू स्टिल, अभी भी ये क्या सब एक जनरेटेड इमेज है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए चीजों को, कि याद रह जाए, ठीक है ना। आगे देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जेम्स इज एन इनएक्सप्लिकेबल कजिन, यहां पर याद रखना, ये इनएक्सप्लिकेबल वर्ड कौन के लिए यूज हुआ है, ये आपको याद रखना है, हु इज इनएक्सप्लिकेबल इन दिस स्टोरी। तो आपसे ऑप्शन पूछेगा, मतलब इन दिस ऐसे, हु इज इनएक्सप्लिकेबल, कौन अवर्णनीय है, आपसे पूछेगा चार्ल्स लैम, आपसे पूछेगा आंट, ठीक है ना, तीसरा आपसे पूछेगा जो आपसे यहाँ पर नाम पूछ लेगा मैरी लैम, ठीक है ना, मैरी लैम पूछ लेगा, या उसका जो डायरेक्ट नाम दिया हुआ है, तो वो डायरेक्ट नाम भी आपसे पूछ सकता है, वो डायरेक्ट, तो ब्रिजेट नाम से जो दिया गया है, ब्रिजेट, BRIDGET, तो ब्रिजेट एलिया भी पूछ सकता है आपसे, या फिर आपको जेम्स एलिया भी पूछ सकता है, तो नाम याद रखना जेम्स, जेम्स जोन्स एक ही है। तो जेम्स एक एक्सप्लिकेबल कजिन है, मतलब जिसके बारे में वर्णन करना बड़ी मुश्किल बात होगी, अवर्णनीय, अवर्णनीय कजिन है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मतलब उसके व्यवहार अलग ही है,
अवर्णनीय कजिन है। कहते हैं ना कई लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार का पता नहीं लगा सकता, वो ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। जेम्स इनएक्सप्लिकेबल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये याद रखना है आपको। नेचर हैज हर यूनिटीज, नेचर के अंदर खुद के अंदर उसकी यूनिटी होती है। मतलब नेचर भी जैसे प्रकृति है ना, कई सारी चीजों को मिश्रित करके रखती है ना, ऐसे ही जेम्स जो है कई सारी चीजों का मिश्रण था। मतलब ऐसे नहीं था शुद्ध एक तरह से आंका जा सके जेम्स को कि बंदा भोला भाला है, ऐसे कह सकते हैं। वो भोला वाला भी था तो कुटिल भी था, वो उदार भी था तो गुस्सैल भी था, वो समझदार भी था तो कभी कभी नासमझी भी करता था, वो हमेशा शांत और संतुष्ट था तो वो कभी कभी बेचैनी की भी हरकतें करता था। तो कहने का मतलब नेचर के अंदर जिस तरह से यूनिटीज होती है उस तरीके से किसके अंदर भी यूनिटीज थी, जेम्स के बिहेवियर में भी यूनिटीज थी। समझ में आई मेरी बात क्या नहीं आई? हैज का मतलब होता है हैज, कि जिस तरीके से नेचर के अंदर यूनिटीज होती हैं, मतलब हैज सही है यहां पर वर्ड, उसी तरीके से जेम्स के अंदर भी थी। विच नॉट एवरी क्रिटिक कैन पेनेट्रेट, जिसको हर आलोचक पेनेट्रेट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। नेचर के अंदर जो यूनिटीज है उनको हर आलोचक अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, हर आलोचक समझ नहीं सकता। और यदि इफ वी फील, अगर यदि हमें महसूस हो जाए तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम, तो हम नेचर की उन यूनिटीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। वी आर नॉट सो स्किल्ड दैट वी कैन एक्सप्लेन इट, हम इतने स्किल्ड नहीं है कि नेचर के अंदर जो यूनिटीज होती हैं, नेचर के अंदर जो एकताएं, गठबंधन या फिर एक जो यूनिक भाई भाव होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा एकाग्र में होते हैं, उनको अपन आसानी से समझ लें। पहली बात तो समझ नहीं पाते, और समझ जाते तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। द पेन ऑफ योरिक, द पेन ऑफ योरिक, योरिक को समझाऊं मैं आपको। योरिक एंड शेंडियन दो कैरेक्टर थे, योरिक एंड शेंडियन दो कैरेक्टर थे जिनको लॉरेंस स्टर्न ने अपनी किताब के अंदर, लॉरेंस स्टर्न ने जो अपनी किताब थी ट्रिस्ट्रम शैंडे, उसके अंदर ट्रिस्ट्रम शैंडे एक किताब थी, उसके अंदर योरिक नाम का जो कैरेक्टर था वो एक अजीब सा कैरेक्टर था। उसको उन्होंने अपने पेन से डिपिक्ट किया था, वर्णित किया था। जैसे योरिक कैरेक्टर बहुत ही एक कुटिल कैरेक्टर था, तो उसको उन्होंने अपने पेन से जिक्र कर दिया था लॉरेंस स्टर्न ने, ठीक है ना। तो उसी तरीके से तो मैं कहूँ, देखो LAURENCE, लॉरेंस, STERNE, स्टर्न, बुक, ओके, बुक का नाम क्या है? ट्रिस्ट्रम, TRISTRAM, ट्रिस्ट्रम शैंडे, SHANDY, शैंडे। ट्रिस्ट्रम शैंडे के अंदर एक कैरेक्टर है, ये नैरेटर है जो कहानी सुनाते हैं, नैरेटर है। और ये नैरेटर का जो कैरेक्टर स्केच है, शैंडियन और योरिक, तो इनकी जो कैरेक्टर स्केच है इसका वर्णन किया था किसने? लॉरेंस स्टर्न ने। जिस तरीके से लॉरेंस स्टर्न ने इस जटिल पात्र का वर्णन किया, एंड ऑफ नन सिंस हिज, उसके बाद से ऐसा कोई नहीं कर पाया, कुड हैव ड्रॉन, जिसने चित्रित किया हो जेई को एंटायर, पूरी तरह से। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जेई को एंटायरली उसकी तरह, किसकी तरह? लॉरेंस स्टर्न की तरह चित्रित कर सके, ठीक है ना। दोज फाइन शैंडियंस लाइट्स एंड शेड्स विच मेक अप दिस स्टोरी, तो ये जो उत्कृष्ट, ठीक है ना, उत्कृष्ट शैंडियन लाइट्स जो हैं, जो मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, किनका? जिस तरीके से लॉरेंस स्टर्न ने योरिक नाम के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से चित्रित किया, ऐसे ही में शैंडियन लाइट, शैंडी की जो लाइट है, मतलब जैसे ट्रिस्ट्रम शैंडी है ना, उसकी जो लाइट है, उसका प्रकाश है, वो किस पर डाल रहा हूं मैं? वो प्रकाश में अपने इस प्रकाश और छाया, मतलब कहते हैं कि मैं अच्छाई और बुराई किसकी ढूंढ रहा हूं? अपने भाई जेम्स की। तो छाया, प्रकाश और छाया, ठीक है ना, विच मेकअप दिस स्टोरी, जो उसकी कहानी को बना सकती है। मतलब जिस तरीके से लॉरेंस स्टर्न ने अपनी कहानी को बनाने के लिए शेंडियन और योरिक के बारे में लिखा था और उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से वर्णित किया था, ठीक वैसे ही शेंडियन लाइट्स को मैं डाल रहा हूँ, शेंडियन शेड्स को डाल रहा हूँ, ठीक है ना, छायाएं, शेंडियन शेड्स को डाल रहा हूँ, जिससे कि मैं उसकी जैसी कहानी बना सकूं। आई मस्ट लिम्प, मैं पीछा करूंगा, लिम्प, लिम्प आफ्टर मनी होता है पीछा करना। मैं लंगड़ा कर चलूंगा, मैं पीछे करूंगा, मैं पीछा चलूंगा, पीछे चलना, मैं फॉलो करूंगा, पीछे चलना। इन माई पुअर एंटीथेटिकल मैनर, अपने जो कमजोर से विरोधाभासी तौर तरीकों से, मतलब मेरा जो तौर तरीका है वो बहुत ही कमजोर सा है, बहुत ही विरोधाभासी है, लेकिन मैं उस विरोधाभासी तरीके से बिल्कुल लॉरेंस स्टर्न की तरह मैं अपने भाई का चरित्र चित्रण करना चाहूंगा जो बड़ा जटिल है। मेरे भाई का चरित्र चित्रण मतलब कहना ये चाहता है
शेंडियन कैरेक्टर है, शेंडियन कैरेक्टर है, शेंडियन कैरेक्टर, योरिक और शेंडियन कैरेक्टर, कि जिस तरीके से चरित्र चित्रांकन, पेन यानी होता है चरित्र चित्रांकन, पेन यानी चरित्र चित्रांकन, कि जिस तरीके से लॉरेंस स्टर्न ने योरिक और जो शेंडियन है उनका चरित्र चित्रांकन अपनी रचना ट्रिस्ट्रम शेंडियन में की थी, मतलब उसने ये वर्क पढ़ा था तो उसके अंदर की थी, तो जब से उन्होंने ये काम किया ऐसा कोई नहीं कर पाया। ठीक वैसा ही मैं करने का कोशिश कर रहा हूं। मैं वही शेंडियन लाइट्स, जिस तरह से योरिक लाइट और शेंडियन लाइट, मतलब वही शेंडियन को दर्शाने की जो कला है, उसके ऊपर प्रकाश, उसके ऊपर छाया डालने की जो कला है, जो कि उसकी कहानियों को बनाती है, उसी तरीके से मैं भी उनके पीछे पीछे चलता हूं और मैं भी एक पुराने जो विरोधाभासी तौर तरीके से है उसको कहानी को सुनाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि फेट्स यानी भाग्य, जैसा कि भाग्य मेरे अंदर, मेरा जो भाग्य है, हैव गिवन मी ग्रेस, उन्होंने मुझे क्या दिया है, ग्रेस दी है, शोभा दी है, ठीक है ना, एंड टैलेंट और कौशल दिया है। जितनी शोभा और जितना कौशल मुझे दिया है, मैं उस पूरी कौशल और शोभा का यूज करके, पूरी कौशल और शोभा का यूज करके, स्किल और जो मेरी जो शोभा है, जो मेरा ग्रेस है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, या फिर अपन कह दे मेरे अंदर जो, मतलब मेरे अंदर जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है, तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके, और मेरे अंदर जो टैलेंट है लिखने का, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और जो टैलेंट है मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि मैं जेई का कैरेक्टर आपके सामने लिख दूं, ठीक वैसे ही जैसे योरिक का कैरेक्टर लिखा गया, जैसे शेंडी का कैरेक्टर लिखा गया, या शेंडियन का कैरेक्टर लिखा गया। तो आपको ये याद रखना है, हालांकि मैंने इसको नीचे चित्रित करवा के रख रखा है, ये देखो यहाँ पर ये है आपके कौन, शेंडियन क्रिटिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर द योरिक जो थे वो शेंडियन क्रिटिक थे, ठीक है ना, और यहाँ पर अपन देखें ये कैरेक्टर थे और इन्होंने नैरेट की थी कहानी और शेंडी के बारे में बताया था। द पेन ऑफ योरिक, योरिक का जो पेन है मतलब उसका चित्रण, एंड ऑफ नन सिंस इज कुड हैव ड्रॉन जेई एंटायर। अब देखना ट्रिस्ट्रम शेंडी है वो उनके वर्क है और लॉरेंस स्टर्न इसके राइटर हैं। ये आपको याद रखना, द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शेंडी, पूरा वर्क का नाम ये है और ये लिखा गया रचना है। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है। पेन का कलम समझ लिया, कोई बात नहीं, पेन कलम नहीं है यहाँ पर, पेन ऑफ योरिक कह सकते हो, या चरित्र चित्रण, जो योरिक ने चरित्र चित्रण किया था शेंडी का चरित्र चित्रण किया था। और एक बार बताऊं, सुनो, मैंने एक रचना लिखी, रचना में मैंने अपने आप को नहीं दिखाया, मैंने एक नैरेटर उठाया, उस नैरेटर के थ्रू किसी और का चरित्र चित्रण करवाया, समझ रहे हो। जैसे मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं, मिस्टर लैम, जैसे लैम जो है अपने आप का तो कोई वर्णन नहीं कर रहे, वो कह रहे एलिया था, अब एलिया ने अपने भाई का वर्णन किया, समझ रहे हो मेरी बात, एलिया ने किसका वर्णन किया, भाई का। फिलहाल लैम जो है एलिया का वर्णन कर रहे हैं और एलिया किसका वर्णन कर रहा है, अपने भाई का। ठीक वैसे ही जो लॉरेंस थे, लॉरेंस स्टर्न, उन्होंने वर्णन किया योरिक का, योरिक नैरेटर था और नैरेटर ने वहां पर शेंडी का कैरेक्टर स्केच किया। तो कह रहा है जो चरित्र चित्रांकन जो शब्द थे, या ऐसे कह दो कि जो चरित्र चित्रांकन जो यहाँ पर योरिक का हुआ था और योरिक ने जिस तरीके से शेंडी को दिखाया था, वो सब कुछ जो है आज तक ऐसा नहीं बनाया गया है कि वो जिस तरीके से वो एंटायर पूरी तरीके से जेई को दिखा दे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं शेंडियन तरीके से उस पर प्रकाश डालूं, मैं शेंडियन तरीके से उस पर छाया डालूं, जहां सही है वहां सही बताऊं, जहां गलत है वहां गलत बताऊं, मैं अपने भाई के नेचर को पूरी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूं। आगे देना, जेई देन, मेरा जो भाई था जेम्स, अब आप ये जेई जब जी सुनोगे ना तो जेई का नाम मतलब जेम्स एलिया है, या जोन्स एलिया कह सकते हो आप, कि जो जेई था देन उस समय पर, टू द आई ऑफ ए कॉमन ऑब्जर्वर, अगर हम एक सामान्य अवलोकनकर्ता की नजरों से देखें, कम से कम सीन्थ मेड अप कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स, उसके अंदर मेडअप यानी वो निर्मित था, मेडअप यानी बना हुआ था, वो किससे बना हुआ था, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी या विरोधी, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों से। उसके अंदर जो सिद्धांत थे वो विरोधी सिद्धांत थे। सुन रहे मेरी बात, कैसे सिद्धांत थे, विरोधी सिद्धांत। सर कैसे, सर हमारे समझ में नहीं आई बात, मैं बताता हूं। जैसे जेई जो था वो एक अलग ही यूनिक कैरेक्टर का आदमी था, वो कहते ना वो अच्छा भी था तो बुरा भी था, उसके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज भी थी, कुछ के मेरिट्स भी थे तो कुछ डिमेरिट्स भी थे, उसके अंदर दोनों चीज थी। वो कह रहा है वो विरोधाभासी प्रिंसिपल्स का बना हुआ था, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। अब इसमें आगे आएगा कि वो बाहर से अपने भाई को बड़े स्नेह से, मतलब कहते ना पंडित खुद बैंगन खाए दूसरे को परिज बताए, ये ट्रिस्टन जो ये आपके जो जेई थे वो ऐसे ही थे, अंदर से डरा हुआ, बाहर से सख्त, बाहर से दूसरों के लिए केयरिंग और अंदर से अपने आप का दिखावा करना और डरा हुआ होना, अपने लिए चिंतित रहना, बाहर से दूसरे को ज्ञान देना, अंदर से बेवकूफी होना।
ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से तो देखो, और अंदर से बहुत ज्ञानी होना, दूसरों को बाहर बेवकूफी का दिखावा करना। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का कैरेक्टर स्केच है इसका। तो देखना, द जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स। अब इसको कौन क्या, ये जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स किसे कहता है वो, जरा बताना। दोबारा बताओ भैया, द जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स किसे कहता है वो? जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स किसे कहता है वो, बताओ। क्या हो रहा है, बताओ किसे कहता है वो? इम्पल्स, इम्पल्स मानी इमोशंस का एक असली बालक, किसे कहता है वो? इमोशंस का एक असली बालक, बताना जरा कि इमोशंस का एक असली बालक था वो, जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स। शेरिडन को नहीं कहा, जेई को कहा है। बिल्कुल मनीषा, गलत है आप, जेई को कहा है। विनीता स्वामी, बिल्कुल सही है आप। जेई को उसने क्या क्या कहा है? भावनाओं में बह जाने वाला बालक की तरह। वो क्या है? एक भावनाओं में इमोशनल इंसान था वो, भावनाओं में बहने वाला एक भावुक इंसान। कौन था ये? एक अवर्णनीय था और एक भावुक इंसान था, और जो भावनाओं में बह जाता था। द फ्रिजिड फिलोसोफर ऑफ प्रूडेंस। ऊपर से देखो, वैसे तो अंदर से तो इमोशनल, लेकिन फ्रिजिड, फ्रिजिड यानी ठंडा, ठंडा दार्शनिक, एक कठोर सा दार्शनिक। ओके, एक ऐसा दार्शनिक जो समझदारी का है, दार्शनिक समझदारी का, मतलब ज्ञान का एक बहुत बड़ा, मतलब ऐसे समझदारी, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए समझदारी उसके पास बहुत होती थी, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल आदमी था वो, है ना। द फ्लैम ऑफ माई कजिन्स डॉक्ट्राइन इज इनवेरिएबली एट वॉर विद हिज टेम्परामेंट। वो कह रहा है जो फ्लैम थी, अच्छा जो फ्लैम होती है, फ्लैम का मतलब होता है जो अंदर की शांति थी उसकी, मेरे भाई की जो शांति थी, फ्लैम थी, ठीक है ना, फ्लैम शांति, शांति ऑफ माई कजिन्स, मेरे बड़े भाई की या मेरे भाई की। डॉक्ट्राइन मानी होता है धार्मिक सिद्धांतों की, या ऐसे कह दो सिद्धांतों की। उसकी जो सिद्धांत थे, उसके नियम जो थे, उनकी जो शांति थी, इज इनवेरिएबली यानी वो क्या है? वेरिएबल यानी चलायमान, और इनवेरिएबली यानी स्थिर रूप से। थोड़ा सा मैं वोकैब लिख दूं ना, फिर समझाने में मुझे सुविधा रहेगी। स्थिर रूप से एट वॉर, वॉर मानी विरोध में थी। किससे विरोध में थी? हिज टेम्परामेंट, विरोध में होना, टेम्परामेंट, मिजाज। कई बार ऐसा होता है ना सर, बाहर से कड़क अंदर से नरम, बिल्कुल कोकोनट की तरह, बिल्कुल सही है, कोकोनट की तरह था वो। मतलब बाहर से तो समझदार लगता था, अंदर से बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा कठोर नियमों वाला, और वहां बाहर से कठोर नियमों वाला, और अंदर से टेम्परामेंट उसका बहुत ही नाजुक था। तो देखो, उसका जो मिजाज था, उसका जो व्यवहार था, उसका व्यवहार हमेशा विरोध में रहता था। किससे? वो स्थिर से सिद्धांतों से, वो स्थिर से सिद्धांतों से जो मेरे कजिन की भाई, मेरा जो कजिन था उसकी शांति में निवास करते थे। मतलब मेरा भाई शांत रहता था, और वो बहुत ही स्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति था, और उसके अंदर जो सिद्धांत थे वो बहुत ही स्थिर सिद्धांत थे। वो कुछ सिद्धांतवादी व्यक्ति था वो, ठीक है ना, और सिद्धांतवादी व्यक्ति था जो कि उसके मिजाज से हमेशा विपरीत थे। यानी कि मतलब मजाक कर रहा है वो, कुल मिलाकर के वो कह रहा है उसका मिजाज सिद्धांतवादी नहीं था, लेकिन वो दिखता कैसा था? सबको सिद्धांतवादी दिखता था। विच इज हाई सेंग्विन, वो हमेशा बहुत आशावादी था, बहुत आशावादी, हर चीज में वो आशावादी रहता था, हर चीज की वो हाई हाई और अत्यधिक आशावादी था। वो हर चीज में मतलब सबसे उम्मीद करता था। कई बार जैसे अपन नहीं होते, अपन खुद गलतियां करते हैं, लेकिन सामने अरे ट्रैफिक देखो यार, जब स्कूटी चलाती हैं लड़कियां तब बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, ये देखो सब लोग सामने आ जाते हैं, ये देखो सब लोग सामने आ जाते हैं, ट्रैफिक लाइट, ओ कितनी, माय गॉड कितना ट्रैफिक लाइट्स हैं यहाँ, अरे यार ये तो निकलने भी नहीं दे रहे हैं यार। हाँ, और फिर खुद स्कूटी को इधर से उधर लगा देंगे, इधर से उधर लगा देंगे स्कूटी को, और फिर गाड़ी के सामने लगा देंगे। बेचारा कार वाला हॉर्न में रहा है, टॉ टूं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, नहीं हटते, ओ लगा दी लगा दी, अब तो देखो क्या होगा। अब फिर और खुद, है ना। तो ऐसे ही है कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो अंदर से, मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक है और आशावादी, और बाहर से थोड़े सख्त से दिखते हैं,
और शांत स्वभाव में रहने वाले व्यक्ति बिल्कुल शांत रहते हैं और सिद्धांतवादी लगते हैं, लेकिन दरअसल देखा जाए तो उनका जो व्यवहार है वो सिद्धांतवादियों जैसा नहीं लगता है ना। विद ऑलवेज सम फायर न्यू प्रोजेक्ट, उसके दिमाग में हमेशा कुछ एकदम ज्वलंत, फायर न्यू मतलब ज्वलंत, उसके दिमाग में हमेशा ज्वलंत 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 क्या चलते हैं, मतलब बर्निंग बर्निंग टॉपिक्स या बर्निंग प्रोजेक्ट चलते हैं इन इज ब्रेन, उसके दिमाग में। कभी ना कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएगा, अपन ऐसा कर लेते हैं, अपन वैसे कर लेते हैं, नए नए प्रोजेक्ट उसके दिमाग में चलते रहते हैं। जेई इज द सिस्टमेटिक ओपोनेंट, ये एक प्रणालीबद्ध, एक बिल्कुल एक बहुत ही सिस्टमेटिक, एक प्रणालीबद्ध क्या है, ओपोनेंट है, प्रणालीबद्ध। ये एक ही बहुत ही सिस्टमेटिक एक विरोधी है। किसका विरोधी है वो? सिस्टमेटिक विरोधी किसका है? ऑफ इनोवेशन, नवाचार का। मतलब खुद नई नई प्लानिंग लाता है। अब देखो विरोध नहीं हो रहा क्या, कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ क्या? किस किस में कॉन्ट्रास्ट आया? इनोवेशन वर्सेस ट्रेडिशन। यहां पर आया स्ट्रिक्टनेस वर्सेस इमोशनल। और स्ट्रिक्टनेस थी उसके अंदर और वो इमोशनल भी था। हाँ, चलो देखो। हाँ नहीं, मैं क्या, दरअसल क्या है, आज ही मेरे साथ ऐसा वाक्य हुआ था। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज ही मेरे साथ ऐसा वाक्य होता था। कहते लाइफ में रिलेटेड कर देते हम सारी चीजों को। क्या है कि मैं नॉर्मली बता रहा हूं, देखो क्या हुआ था कि एक महिला, एक लड़की थी और उसके पीछे एक और गर्ल थी। अब वो दोनों लड़कियां क्या है कि उनको मतलब एक जैसे आता ना, कहीं रुकावट आता है, स्टॉपेज आता है, तो नॉर्मली मेरा जो ग्लास है वो विंडो का जो खुला हुआ था, ओपन था, उस समय मैंने उनको कितना कितना भीड़ भाड़ हो गया, देख गंगापुर सिटी में कितना भीड़ भाड़ हो गया है, ऐसे बात कर रहे थे कि गंगापुर सिटी में कितना भीड़ भाड़ हो गया है, देखो यहाँ तो निकलने की जगह नहीं है, देखो कैसे लोग देखो बिल्कुल फंसा लेते हैं गाड़ियों को, अब कैसे निकाले कोई गाड़ी। अब फिर मैंने देखा कि वो मतलब एकदम उनका कंट्रोल नहीं हुआ, और कंट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी के सामने से बड़ी मुश्किल से, अब भाई साहब मैं तो ब्रेक लगा दिया मैंने, नहीं तो 2 मर्डर हो जाते हैं मेरे से आज, और 2 मर्डर हो जाते तो भाई साहब बारी बन जाती मेरे से, शायद मैं पढ़ाने नहीं आता, जेल में होता, जेल में बोर्ड लगवाना पड़ता, ठीक है ना। हाँ, मर्डर हो जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के ये तो स्थिति बहुत खराब हो गई। आज तो मुझे वो याद आ गया एकदम, है ना, ऐसे याद आ गया। तो देखना कि एंड क्रायर डाउन ऑफ एवरीथिंग, और हर चीज पे चिल्ला उठता था वो। क्रायर डाउन माने होता है चिल्लाकर दबाना, गुस्से में दबाना, चिल्लाकर दबाना, वो हर चीज को चिल्लाकर दबा देता था। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज को, दैट हैज नॉट स्टूड द टेस्ट ऑफ एज, ऐसी वो चीज जो कि युग या मतलब कहते हैं उम्र और अनुभव के आधार पर टेस्ट न की गई हो। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे चीजों का परीक्षण न किया गया हो। अनुभव मतलब जो समय, एज कह दो, समय, समय और अनुभव की परीक्षा में पास नहीं होती। समय और अनुभव मतलब जो चीज ट्रेडिशनल होती है, परंपरागत होती है, उन चीजों को प्रेफर करता था, लेकिन विचार नवाचारी लाता था, नए नए विचार लाता था, लेकिन वो ये सोचता था मतलब जो चीजें नई लाए हम उसमें परंपरागत कुछ होना चाहिए। मतलब उसने टीएस एलियट को अच्छे से पढ़ रखा था, टीएस एलियट को अच्छे से पढ़ रखा था, टीएस एलियट को पढ़ रखा था। टीएस एलियट भी यही कहते हैं कि आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, आप ट्रेडिशन को अपनाओ लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन भी लेकर के आओ, है ना। आगे देखना, with 100 fine notions, अच्छा, with 100 fine notions चीजिंग, हाँ, सैकड़ों सैकड़ों अच्छे अच्छे विचार, देखना सैकड़ों अच्छे अच्छे विचार उसके दिमाग में चलते रहते थे, पीछा करते थे एक के बाद दूसरा, आवरली यानी प्रत्येक घंटे में, इन इज फैंसी उसकी कल्पना में, उसके विचार फ्रिक्वेंटली आते थे उसके दिमाग में। ऐसा नहीं था कि एक विचार आ गया फिर काफी दिनों बाद हर घंटे में उसके दिमाग में नए नए विचार आते थे। मतलब एक इनोवेटिव पर्सन था वो। ही ज स्टार्टल्ड, वो अचंभित हो जाता था, स्टार्टल यानी अचंभित, तो सरप्राइज हो जाता था वो, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता था। किस बात पर? एट द लीस्ट अप्रोच, जब लोग कम सोच पाते थे, टू द रोमांटिक इन अदर्स, जब वो लीस्ट मानी जो बिल्कुल मिनिमम, कम, कम से कम, कम से कम, अप्रोच यानी उपागम,
या फिर पहुंच, जब लोग पहुंच पाते थे किस तक, पहुंचना, टू द रोमांटिक इन अदर्स, दूसरों में जो रोमांटिक थ्योरी होती थी, यानी दूसरों में नेचर को देखना, स्वभाव देखना, उनकी बड़ाई करना, कला को देखना, जब वो लोग कला को नहीं देख पाते थे दूसरों में, तब वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था, खिंच जाता था, भौचक्कित हो जाता था। एंड डिटरमाइंड, और बड़ा संकल्पित रहता, रिजोल्यूट रहता था, रिजोल्यूट यानी दृढ़ निश्चय रहता था, बाई हिज ओन सेंस, अपने खुद के विवेक, अपने खुद के ज्ञान से, इन एवरीथिंग, हर चीज में। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग किसी कला के प्रदर्शन में या कला की प्रशंसा में ज्यादातर लास्ट तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कोई कहता है अरे बढ़िया पेंटिंग है यार, ये कहता अरे तुम देखो पेंटिंग में कितनी अच्छी चीजें हैं, ये माउंटेन्स देख रहे हो, ये हिल देख रहे हो, कितना अच्छा है, प्यारा है, आपके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो रहा है, क्या फील प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां देखना, कमेंट्स वो सराहना करता था, यू तुम्हारी, मतलब वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, वो प्रेज करेगा तुम्हारी। कब प्रेज करेगा, टू द गाइडेंस ऑफ कॉमन सेंस, और कहेगा तुमसे प्रशंसा करके कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे को मार्गदर्शन भी देगा क्या करने, कॉमन सेंस डेवलप करने की, ऑन ऑल ओकेजन्स, हर अवसरों पर, हर अवसर पर, हर अवसर पर सामान्य विवेक विकसित करने का सलाह देना, सामान्य विवेक विकसित करने की सलाह देना। ठीक है ना, ये आज आप यहां तक पढ़ेंगे। अब मैं ग्रेड फर्स्ट का लेके आने वाला हूं आधा घंटे मतलब 10-15 मिनट बाद, तो आप है ना इसको आप देख लीजिएगा। अभी मेरे पास इस शीट में तो एक ही पेज रहा है, ये जो कोई बात नहीं, मैं इसको कल अटैच करवा लूंगा आगे, और ये वाला पेज, और मैं आगे भी है अभी तो इसके बारे में। तो आज अपन ने काफी हद तक कवर किया है, और धीरे धीरे अच्छा कवर कर लेंगे, और अपन इसको कर लेंगे। और इसमें लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन निकाल के लेके आऊंगा, जिस तरीके से वो फ्रीडम में से निकाल के लाया, और इसमें कम आएंगी, चीज़ों को कम याद रखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा याद रखने के लिए चीज़ें नहीं है, बहुत कम है सर। तो मैं इनको रिपीट कर दूंगा, इस लाइन को भी रिपीट कर दूंगा कल। अभी तो मेरे को क्या है, क्लास बंद करने में, चालू करने में लग जाएगा टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी वरीड अबाउट इट, आई विल रिपीट एवरीथिंग क्लियरली टुमारो, ओके। और ये सारी चीज़ों को रिपीट करके फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। मैं पूरा समझा दूंगा आपको, एक बार माइंड मेकिंग कर देंगे कि क्या क्या आपने पढ़ा। जेम्स, क्या नाम है पूरा, जेम्स बताना जरा, नाम क्या है, टाइप जरूर करना। और उसके बारे में हम पूरा कल पढ़ लेंगे, एक बार रिपीट करके, फिर आगे का भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। नाम बताना। नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये तो यार, ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 पेज का है, जिनमें से